इमेजिन कीजिए आज 6 तारीख है, 6 फरवरी 2017, करीब 6, 7, साढ़े 6 ऐसे कुछ बचा है। आज से 2 दिन बाद 8 तारीख को रात को 8 बजे अब टीवी ओपन करते हैं, और जब टीवी ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा सुनने को मिलता है। आज मध्य रात्रि से, यानी 8 फरवरी 2017 की रात के 12 बजे से डायबिटीज की सारी दवाएं और इंसुलिन कानूनन इलीगल होंगे। डायबिटीज की दवा बेचना या खरीदना, खाना या खिलाना कानूनन अमान्य होगा। थैंक यू। अब इमेजिन कीजिए ऐसा कुछ अगर हुआ, कुछ भी हो सकता है, बताइए आपको आज की तारीख में। तो इन रियलिटी जो लोग डायबिटीज़ की दवा पे पिछले 20 साल से हैं, 30 साल से हैं, 40 साल से भी हैं, आप में से काफ़ी लोग होंगे या काफ़ी लोगों को जानते होंगे, तो उनका क्या होगा? क्या वो डायबिटीज़ के पेशेंट मरने लगेंगे? क्या उनकी हालत ख़राब हो जाएगी? अगर रियली ऐसा हुआ तो इसको हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एक्चुअली एक दिन आया कि डायबिटीज़ की दवाएं वाकई में नहीं मिल रही हैं या वो लीगली नहीं है, जैसे कि 1000 और 500 के नोट की तरह गायब हो जाए, तो क्या होगा? ऐसा एक बार हुआ था कुछ साल पहले, 1992 से लेकर 1994 और 6 के बीच में। एक जगह है, अ वॉर कॉल्ड सेरोजीवो वॉर, एक वॉर, और जिस वॉर में वहाँ के जो रेजिडेंट थे उनको दवा मिलना बंद हो गया, खास तौर पे डायबिटीज़ का और हार्ट का, क्योंकि वहाँ पे यही ज़्यादा पेशेंट थे। और 4 साल तक लड़ाई चली, और 4 साल में नतीजा ये हुआ, मेडिकली ये देखा गया, ऑक्सफोर्ड जर्नल में 1996 में आया कि वहाँ की आबादी का डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ ख़त्म हो गया। और जब वॉर ख़त्म हो गया, डायबिटीज़ की दवाई दोबारा मिलने लगी, तो दोबारा से वहाँ पे डायबिटीज़ हार्ट डिजीज़ और बढ़ गया। इसको हमें थोड़ा समझना होगा कि एक्चुअली अगर दवा ना खाएं कल से या मिले ही ना, तो होगा क्या? पहली बात तो दवा खाने की ज़रूरत क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, 300, 400, 450, राइट। सो मुझे 2-3 लोग चाहिए ऊपर स्टेज पे, 2 या 3 लोग, कैसे भी चलेंगे। आइए प्लीज़, आइए। ठीक है, ओनली 2 और 1 3। थैंक यू सर, थैंक यू। बस और नहीं चाहिए। अब मान लीजिए, हाँ ठीक है, मान लीजिए इनका ब्लड शुगर है 150, जो कि डिज़ायर्ड है। इनका ब्लड शुगर है 300, इनका ब्लड शुगर है 400, इनका हो सकता है 500, या इनका भी 400। आप इनके पीछे आ जाइए यहाँ पे, यस, इनके बिल्कुल पीछे, बिल्कुल पीछे, इनके पीछे, ऐसे कि कोई और ना आपको देख पाए। इन दोनों का 400 ब्लड शुगर, विच इज़ कॉल्ड हाई ब्लड शुगर। तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं ब्लड शुगर को कम कर देता हूँ बाय टेकिंग मेडिकेशन, राइट। तो इन्होंने दवा लिया, जो सारी मेडिसिन आप लेते हैं, और इनका ब्लड शुगर आ गया 150, यानी कि आप आके इनके यहाँ पे 150, दवा लेके 150 आ गया। तो क्या इनका रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, रिस्क ऑफ डाइंग, रिस्क ऑफ किडनी फेलियर वो कम हो गया? नंबर कम हो गया, राइट। दवा नंबर कम करता है, क्या दवा रिस्क ऑफ डाइंग को कम करता है? दैट इज अ बिग क्वेश्चन, राइट। सो इंटरेस्टिंगली इनका नंबर यहाँ पे आ गया, लेकिन इनका रिस्क फैक्टर ये 400 के बजाय 500 वाले के पास चला गया। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दवा लेने से व्हाट यू गोइंग टू अचीव अ लेसर नंबर, बट इज दैट योर गोल? वो गोल नहीं है। हमारा गोल ये है कि हमारी लाइफ ज़्यादा हो और हेल्थी लाइफ ज़्यादा हो, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डायबिटीज़ की दवा नंबर को घटाती है, लाइफ स्पैन को घटा के, बढ़ाते नहीं है वो, राइट। और ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेडिकल जर्नल्स में जितनी बार ट्रायल हुआ हर बार यही पाया गया, राइट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे जो भी बात मैं बोलूँगा, हो सकता है कि वो सारी बातें या कुछ बातें आपको पसंद ना आए या समझ ना आए, या वो आपको थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल लगे, या आप उसे सहमत ना हो।
तो इस लेक्चर को मैं दो पार्ट में, पार्ट 1 इज द ट्रेनिंग पार्ट जो कि अभी चल रहा है, एंड पार्ट 2 इज द क्वेश्चन आंसर राउंड। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आता है या कहीं पे अगर आप सहमत नहीं होते हैं, आप कॉपी पेन, एक पेपर आपको मिला होगा, लिख लीजिए उसको, राइट, सो दैट इन द क्वेश्चन आंसर आर यू कैन अप क्वेश्चन। आपको इसलिए नहीं मान रहा, मैं बोल रहा हूँ, आपको तब मानना है जब वो एविडेंस आपको दिख रहा है, तभी आपको मानना है। सो यूनिवर्सिटी ग्रुप डायबिटीज प्रोग्राम, ये यूएसए का गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एक ट्रायल, मेडिकल ट्रायल, सबसे बड़ा मेडिकल ट्रायल। वो मेडिकल ट्रायल ये कहता है कि जो लोग डायबिटीज की दवा लेते हैं इन कंपैरिजन टू वो लोग जो दवा नहीं ले पाते, चाहे सबकी, लेट्स से ये ग्रुप है, ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, दोनों का ब्लड शुगर 300 है। ग्रुप ए ये दवा नहीं लेती क्योंकि उनके पास दवा है नहीं, पैसे नहीं है। ग्रुप बी वो दवा लेती है, तो इनका ब्लड शुगर तो कम, लेकिन इनका रिस्क ऑफ डाइंग ऑफ हार्ट डिजीज दैट इंक्रीज बाय 1%, 1% पर ईयर। 1% कहने को बहुत थोड़ा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली इसका मतलब क्या है? व्हाट 1% मीन्स हर 100 डायबिटीज पेशेंट में जो दवा ले रहा है, एक आदमी ज़्यादा मरेगा हर साल इन कंपैरिजन टू हर वो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट जो दवा नहीं ले रहा है, राइट? यानी कि आज से 10 साल में वो कितना परसेंटेज हो जाएगा? 100 में से 10 लोग ज़्यादा मरेंगे, 10 साल में 10 लोग ज़्यादा मरेंगे, राइट? इसको अगर इंडिया में हम लागू करते हैं, इंडिया में WHO की रिपोर्ट के अनुसार आज की तारीख में 4 करोड़ लोग डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, 4 करोड़ पीपल अकॉर्डिंग टू WHO लेटेस्ट रिपोर्ट। सो आज से 10 साल पीछे जाएं तो उन 10 सालों में 4 करोड़ का 10% कितना होता है? 40 लाख। 40 लाख लोग इसलिए मर गए क्योंकि वो डायबिटीज की दवा ले रहे हैं। और सिर्फ ये एक रिपोर्ट नहीं कहता है, ये तो यूएसए का रिपोर्ट है, यूके का सिमिलर रिपोर्ट है। वो कहता है अगर आप कॉम्बिनेशन ड्रग ले रहे हैं, मतलब 2 तरह की दवाएं ले रहे हैं डायबिटीज की, तो यही आंकड़ा 1% की जगह 2 या 3% हो जाता है, 2 या 3%, राइट? जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक जितने सारे टेररिस्ट अटैक हुए हैं, जितने सारे बॉर्डर में लोग मरे हैं, जितने सारे डिजास्टर्स हुए हैं, अर्थक्वेक वगैरह सारा कुछ, वो सबको अगर मिला लें तो बनता है करीब 70,000 जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक। और लास्ट 10 ईयर्स में सिर्फ एक डायबिटीज की दवा की वजह से जितने लोग मरे, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली, अगर इसको एक्सट्रापोलेट करते हैं, दैट बिकम्स अबाउट 40 lakhs. If not 40 lakhs, it may be 20 lakhs. If not 20 lakhs, it may be 10 lakhs, right? But it is in lakhs. So you can well imagine what the medicine can do. अच्छा, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये माना कि डायबिटीज़ में दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, दवा लेने से और डायबिटीज़ बढ़ती है। उनका क्या होगा जो इंसुलिन पे है? अगर इंसुलिन आज से मिलना बंद हो जाए तो क्या होगा? हैं इंसुलिन वाले हैं यहाँ पे? कुछ हैं कुछ? व्हाट विल हैपन टू दोज हु आर ऑन इंसुलिन, राइट? जो लोग इंसुलिन पे हैं उनमें से कुछ लोग मरने लगेंगे विदाउट इंसुलिन। कितने लोग मरेंगे? अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 3% बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंसुलिन। उनको अगर इंसुलिन नहीं देंगे, 100 लोग इंसुलिन पे अगर उनको इंसुलिन मिलना बंद हो जाए, 100 में से 3 लोग अगले 1 साल में, वो सिर्फ इंसुलिन नहीं मिलने की वजह से दे विल डाई, प्रॉब्ली अगले 1 महीने के अंदर ही दे विल डाई। बाकी 97% वो नहीं मरेंगे, राइट? लेकिन 3% मरेंगे, इसका मतलब इंसुलिन की जरूरत तो है, राइट? उनको बचा ले लिया जा सकता है। अच्छा, जो लोग 97% नहीं मरेंगे, वो क्यों नहीं मरेंगे? बिकॉज हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, इमरजेंसी मैकेनिज्म। उनमें से एक मैकेनिज्म नियोग्लूकोजेनेसिस। इसका मतलब ये है कि जब भी बॉडी इमरजेंसी सिचुएशन में होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट में इंसुलिन तो है नहीं और वो मिल भी नहीं रही, तो बॉडी फैट को बर्न करता है, आपको पता ही है, प्रोटीन को बर्न करता है, एक ऐसा रास्ता ढूंढ लेता है कि इवन इफ ही इज नॉट गेटिंग इंसुलिन, स्टिल द पर्सन विल नॉट डाई। मैं ये नहीं बोल रहा तकलीफ होगी कि नहीं होगी, तकलीफ होगी, वो इंसान मरेगा नहीं, राइट? इंसुलिन लाइफ सेविंग है ऐसा नहीं है, वो नहीं होने से तकलीफ होगी लेकिन इंसान मरेगा नहीं। अच्छा, तो 3% लोग जो डेटा कहता है विदाउट गेटिंग इंसुलिन दे में डाई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंसुलिन मिलने की वजह से जो लोगों की डेथ होती है इंसुलिन के एडवर्स रिएक्शन से, दैट इज अबाउट 7%। इंसुलिन लेने वालों में से हर 100 में से 7 लोग इसलिए मरते हैं बिकॉज वो इंसुलिन ले रहे हैं, राइट? अंडरस्टैंड? बिकॉज दे आर टेकिंग इंसुलिन, एंड दैट इज बिकॉज जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं उनको अच्छी तरह से पता है हर महीने लगभग ऑन एवरेज एक बार इमरजेंसी का दर्शन तो हो ही जाता है, राइट? कि अब गए और आएंगे वापस कि नहीं कुछ पता नहीं, हाइपोग्लाइसीमिया, राइट?
सो इंसुलिन आपकी जान नहीं बचा रहा है, इफेक्टिवली कितना परसेंट और लॉस हो रहा है? 3 - 7 कितना हुआ? 4%, राइट? सो ये तो हुआ इसकी बात कि इंसुलिन के बारे में। अच्छा, अगर बोलते हैं और थोड़ा और दायरा बड़ा करते हैं कि अगर एक और कानून बन गया कि जितने भी सारे डॉक्टर हैं उनकी छुट्टी कर दी गई, तो आपको कोई भी दवा नहीं मिलेगी, कोई भी आपको सजेशन भी नहीं मिलेगा, ट्रीटमेंट भी नहीं मिलेगा, तब क्या होगा? ऐसा भी कई बार हुआ है दुनिया में अलग अलग जगह पे, इंक्लूडिंग इंडिया, जब डॉक्टर्स लोगों ने स्ट्राइक किया, आज से हम हड़ताल पे जा रहे हैं, राइट? ये देखा गया डॉक्टरों ने स्ट्राइक किया तब तक वहाँ की आबादी की जो मॉर्टलिटी रेट है वो घट गई, मृत्यु दर घट गया, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हेल्थ रेट और बढ़ गया। मॉर्टलिटी रेट ड्रॉप्स व्हेन द डॉक्टर्स गो ऑन स्ट्राइक। ये 2000 का ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का रिपोर्ट है। पूरे दुनिया में जब जब डॉक्टर्स ने काम करना बंद किया, उस जनसंख्या की जो हेल्थ अपने आप कैसे न जाने इंप्रूव हो गई, उतने दिनों के लिए जितने दिन वो स्ट्राइक था। और जैसे ही डॉक्टर काम पे लग गए, दोबारा से मृत्यु दर बढ़ गया और दोबारा से हेल्थ खत्म हो गया, राइट? दैट इज ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 2000, राइट? ये पूरे डेटा मैंने इकट्ठा किया। इस पर अगर डिटेल में आपको जाना है तो एक बुक मैंने लिखी है, व्हाई द मॉर्टलिटी रेट ड्रॉप्स व्हेन द डॉक्टर गो ऑन स्ट्राइक। ये अगर आप में से किसी को पढ़ना है तो आप सिर्फ जो आपको फीडबैक फॉर्म मिला है, यू कैन राइट दैट आई नीड दिस ई बुक, और अपना ईमेल आईडी डालेंगे तो आई फ्रॉम माय ऑफिस आई सेंड यू द ई बुक, राइट? सो थोड़ा और दायरा बड़ा करते हैं। कई बार लोग बोलते हैं नहीं नहीं, मेडिकल साइंस बड़ा अच्छा है क्योंकि वो इमरजेंसी में काम आता है। कितने लोग बिलीव करते हैं एक्सीडेंट में, इमरजेंसी में, राइट? कि मेडिकल साइंस इज गुड ओनली फॉर इमरजेंसी, राइट? क्योंकि मान लो किसी एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए, गोली लग गई, तो फिर तो वही काम आएगा ना, राइट? ये तो हमारी सोच है, मैं भी ऐसे सोचता था। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं, एविडेंस क्या कहते हैं? साइंस एविडेंस को मानती है, इमोशन को नहीं मानते, हम जानते हैं, राइट? सो व्हाट द एविडेंस सेज, इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब क्या है कि बाकी सारा जो डायबिटीज़ का है, हार्ट डिजीज़ का है, इस पर ट्रायल हो सकते हैं कि आधे लोगों को दवा दी, आधे लोगों को दवा ना देके प्लेसिबो दे दिया। लेकिन एक्सीडेंट्स का ट्रायल नहीं हो सकता, समझ रहे बात? कि भाई ज़बरदस्ती एक्सीडेंट नहीं करा सकते, वो होगा। तो इसलिए उसका ये पता करना कि जब एक्सीडेंटल केस में अगर मेडिकल साइंस अगर बीच में आती है, हेल्पफुल होती है, तो क्या उससे कुछ इंसानियत को फ़ायदा होता है कि नहीं होता है, ये पता करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ आंकड़े मिल सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये फरवरी का महीना है, अगला महीना मार्च। हर साल मार्च के महीने में पूरे दुनिया के जो हार्ट के डॉक्टर्स हैं, वो अपना अपना हॉस्पिटल छोड़ के वो कैलिफोर्निया में जाते हैं। 25,000 डॉक्टर्स पूरे दुनिया के, और 3 दिन का कॉन्फ्रेंस होता है। इस बार भी है 17 से 19 मार्च तक। सारे हॉस्पिटल से हार्ट के डॉक्टर गायब हो जाते हैं और वो वहाँ कॉन्फ्रेंस करते हैं। फिर आने का टाइम, जाने का टाइम, फिर वहाँ घूमने का, थोड़े दिन तक गायब रहते हैं। ये कुछ साल से चल रहा है। 2010 में किसी ने क्वेश्चन उठाया, अगर सारे दुनिया से डॉक्टर, हार्ट के डॉक्टर, वो भी इमरजेंसी हार्ट के डॉक्टर, अगर 3-4 दिन के लिए गायब हो जाएं, तो फिर उन दिनों में जिनका हार्ट अटैक आएगा, जिनका ब्रेन स्ट्रोक होगा, उनका क्या होगा? इज इट नॉट ए क्वेश्चन? तो ये किया गया कि ऐसा करते हैं कि भाई टुकड़ों में डॉक्टरों को जाना चाहिए, ना कि सारे के सारे अचानक चले गए एक साथ। लेकिन फिर किसी ने पूछा, ये तो देखते हैं कि पिछले 10 साल में ये कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तब उन मरीजों का क्या हुआ उस दौरान जिनको ब्रेन स्ट्रोक आया, हार्ट अटैक आया। तो उन हॉस्पिटल्स के सारे रिपोर्ट्स को इकट्ठा किया और नतीजा निकला कि उन 3 दिन में जो मृत्यु दर थी वो 8% घट गया, 1% घट गया। तो नतीजा ये निकला कि नहीं नहीं, सब कुछ ठीक ही रहता है, तो जारी रहने दो। तो हर साल उसके बाद से वो जारी है, इस बार भी है, मैंने आपको बताया, राइट? सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मुझे पता है कि आपके दिमाग में सवाल आ सकते हैं, कीप ऑन राइटिंग, राइट? इसके बाद हमारा एक आर्गुमेंट का सेक्शन भी है, उसमें आप भरपूर सवाल पूछ सकते हैं। और इस तरह के कुछ मौके और निकाले गए, खासतौर पे वॉर पे, लड़ाई के मैदान पे। वहाँ जब एक सैनिक इंजर्ड होता है, राइट, उसका पैर उखड़ जाता है, कोई माइंड ब्लास्ट होता है, उसके हाथ उखड़ जाते हैं, तो ऐसे केसेस में तो भाई मेडिकल साइंस का कुछ तो रोल होगा ना। उस वक्त उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसको बचा लिया जा सकता है अगर मेडिकल ऐसे आईसीयू वगैरह अवेलेबल है तो ब्रिटिश की सरकार ने ये जानने की कोशिश की बिफोर दे वांटेड कि कितना इन्वेस्टमेंट हम लगाएं सेना के आईसीयू वाले बजट में, राइट? इमरजेंसी बजट में कितना इन्वेस्टमेंट लगाएं।
तो ये देखना चाह रहे थे कि कितना फ़ायदा होता है इमरजेंसी की होने से इन कंपैरिजन टू जब इमरजेंसी वॉर के मैदान में नहीं है तब। तो उसके लिए वियतनाम वॉर, जिसमें अमेरिकन सोल्जर्स के लिए 5 स्टार आईसीयू की फैसिलिटी अमेरिका ने करके दी, और इन कंपैरिजन टू फॉकलैंड वॉर, जहाँ पे ये ब्रिटिश का वॉर था, वो एक स्नो का इलाका था, रात को लड़ाई होती थी और वहाँ पे हेलीकॉप्टर नहीं जा पाता था रात को। अगले दिन 1-2 दिन बाद वो सैनिक को ढूंढ के फिर उसको हेलीकॉप्टर में उसको एयरलिफ्ट करते थे, यानी कि उनको फैसिलिटी नहीं मिल पा रही बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंस। जब कंपेयर किया एक जैसा इंजरी और एक जैसा उनका जो भी उनको डैमेज हुआ है, कंपेयर किया गया कि एक को तुरंत आईसीयू में ले गए वियतनाम वाले को, और दूसरे 2 दिन तक पड़ा रहा स्नो में, उसके बाद ढूंढा गया तब ले गए, राइट। तो उम्मीद की जाती है जिसको तुरंत मेडिकल फैसिलिटी मिल गई थी, उसको कुछ फ़ायदा हुआ होगा, उसके जीने के चांस ज़्यादा होंगे, उसकी रिकवरी ज़्यादा होगी, दैट इज़ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। बट वो कंक्लूजन ये हुआ, एज इट इज़ रिपोर्टेड इन जर्नल ऑफ आर्मी मेडिकल कॉर्प्स 2007, कि दोनों में कोई भी फर्क नहीं पाया गया, कोई भी फर्क नहीं पाया गया, राइट, इन बोथ द केसेस। सो एक लगना एक चीज़ होता है, दैट इज एन इमोशन, बट एविडेंस दैट इज कॉल्ड मेडिकल साइंस। सो यहाँ पे एविडेंस ये कहता है, लेकिन ये ऐसा है क्यों, व्हाई इट इज सो। उसके लिए हमें समझना होगा कि हमारी बॉडी में बहुत सारे इमरजेंसी मैकेनिज्म हैं जो तब बॉडी एक्टिवेट करता है जब ऐसी इमरजेंसी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऑटो ट्रांसफ्यूजन है, ऑटो इन्फ्यूजन है, ऑटोमेटिक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है, क्लॉटिंग कास्केड है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं बॉडी के इमरजेंसी मैकेनिज्म जिसको मेडिकल साइंस ने अभी थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किया है, राइट। हमारे इंडिया के एक बहुत ही महान डॉक्टर हैं, डॉक्टर BM हेगड़े, पद्म भूषण, आप में से कोई जानता हो? काफ़ी लोग जानते हैं, सुना है। और वो मणिपाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं। दुनिया में जितने बड़े मेडिकल कॉलेज का नाम आपने सुना, चाहे वो हार्वर्ड हो या ऑक्सफोर्ड का मेडिकल कॉलेज हो, जहाँ भी हैं वहाँ पे वो विजिटिंग लेक्चरर रहते आए हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई अभी दिसंबर के महीने में 2016, 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले। तो उन्होंने ये बोला, वो रिकॉर्डेड है मेरे पास, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में डाला है, कि 2 सितंबर या अक्टूबर, सितंबर के महीने में वो वॉक करके जा रहे थे, एक ऑटो आया, उनके पैर में सीधा लैंड कर गया, पैर फ्रैक्चर हो गया। अब उन्हें यह था कि दिसंबर में मेरा कॉन्फ्रेंस है, जिस कॉन्फ्रेंस में मैं भी गया हुआ था, मैसूर यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, राइट। तो जल्दी ठीक होना है। तो मैंने कहा सर आपने क्या किया जल्दी ठीक होने के लिए? तो मैं कहा कि सबसे पहले ये किया कि मैं डॉक्टर पास नहीं जाऊँगा, मैंने कुछ भी नहीं किया, कि भाई डोंट इंटरफेयर विद द बॉडी। उन्होंने ये बोला, डोंट इंटरफेयर विद द बॉडी, बॉडी नोज मच मोर देन व्हाट द डॉक्टर नोज। तो मैंने इसको अपने हाल पे छोड़ दिया। आज देखो मैं ये मैंने रिकॉर्ड किया, दिस इज देयर इन द यूट्यूब। तो मैंने कहा सर आप तो हार्ट के डॉक्टर, आपने 50,000 सर्जरी की है, 50,000 सर्जरी, राइट, हार्ट के डॉक्टर, राइट, पद्म भूषण। तो किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो क्या करना है? तो उनका जवाब था, डोंट इंटरफेयर, डोंट इंटरफेयर, बीच में मत आओ उसके, राइट। अगर बीच में आओगे, डॉक्टर के पास ले जाओगे, तो उसके जीने के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट। दैट इज व्हाट द ग्रेटेस्ट इंडियन मेडिकल साइंटिस्ट BM हेगड़े सेड, राइट। सो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है मेडिकल साइंस की, वो है जो हम दूर से दिखाई देता है, दूसरा जो हम अंदर से हम झांक के देख सकते हैं। सो दुनिया में ये देखा गया कि जहाँ जहाँ ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, जैसे USA में, यूरोप में, UK में, वहाँ मृत्यु दर ज़्यादा है, वहाँ हेल्थ बहुत पुअर है, वहाँ लोगों की जो आयु है वो भी, लॉन्गेविटी वो भी कम है। और पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ कम डॉक्टर है, जैसे जापान, कंपैरेटिवली वहाँ मृत्यु दर भी कम है, वहाँ लॉन्गेविटी भी ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन 2000। और ये इंडिया के लिए लागू होता है। इंडिया में सबसे स्टेट है केरला, ये आपको पता ही होगा। और इंडिया में सबसे कम डॉक्टर कहाँ पे है? केरला, हर 10,000 में 2 डॉक्टर। इंडिया में सबसे सिक स्टेट, सबसे बीमार स्टेट हरियाणा, जहाँ से मैं आया हूँ। और इंडिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर कहाँ पे? हरियाणा, हर 10,000 में 21 डॉक्टर, राइट। इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट 2013, राइट। सो दिमाग में बात आती है कि ये सारी बीमारी का जो रिस्पॉन्सिबल है वो डॉक्टर खुद ही है। तो बात ये आती है, अगर ये मेडिकल सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है, तो ये मेडिकल सिस्टम एग्जिस्ट क्यों करता है?
व्हाई इट इज एग्जिस्टिंग? ये सवाल मैंने पूछा पिछले महीने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के फॉर्मर चीफ एडिटर रिचर्ड स्मिथ। रिचर्ड स्मिथ सन 2000 में जब चीफ एडिटर थे, ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल दुनिया का नंबर 1 मेडिकल जर्नल है और उसमें 25 साल तक चीफ एडिटर रहे, 2004 तक। तो जब 2000 में रिपोर्ट आई मोर्टलिटी रेट ड्रॉप्स ऑन द डॉक्टर गोन स्ट्राइक, वो तब चीफ एडिटर थे। मैंने को याद दिलाया कि आप तो चीफ एडिटर रहे हैं और आपको ये पता है कि डॉक्टर्स की वजह से ही बीमारी ज़्यादा है, जैसे कि आपका मेडिकल जर्नल बोल रहा है। तो ये सिस्टम एग्जिस्ट क्यों करता है? व्हाई द सिस्टम इज स्टिल देयर? तो उनके जवाब से पहले आज हम क्या करने वाले हैं, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं अगले 1 घंटे से, वो मैं आपको बताता हूँ 1 सेकंड में। देखिए 15 मिनट में डिस्कस करूंगा व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाई इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है क्या, राइट, और क्यों है। आधा घंटा में डिस्कस करूंगा सोल्यूशन क्या है। उसके बाद 15 मिनट हाउ टू इंप्लीमेंट द सोल्यूशन। आज जब घर जाएं तो एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप आप कैसे उसको इंप्लीमेंट करें। मैं थोड़ी देर पहले बाहर था तो आप में से कुछ लोग जो किडनी पेशेंट हैं, कुछ लोग डायबिटीज़ के पेशेंट, कुछ लोग हार्ट पेशेंट, कुछ लोग मेंटल पेशेंट, राइट, तो दूर दूर से आए, कोई बॉम्बे से, कोई लखनऊ से, कोई जयपुर से, राइट। तो हाउ टू इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। कल जब घर जाएं या आज जब घर जाएं तो कैसे एग्जैक्टली आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अलग अलग बीमारियों में। उसके बाद आएगा क्वेश्चन आंसर राउंड जिसमें डाउट क्लियरिंग वगैरह होगा, राइट। कमिंग बैक, हम अभी बात कर रहे हैं व्हाई इज द प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम इज क्लियर, मेडिकल साइंस में भी द प्रॉब्लम इटसेल्फ, बट व्हाई इज द प्रॉब्लम, इसका जवाब उन्होंने दिया रिचर्ड स्मिथ, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के 25 साल के चीफ एडिटर, राइट, सबसे बड़े मेडिकल जर्नल के सबसे लॉन्ग टेन्योर के चीफ एडिटर। उन्होंने कहा वी रन मेडिकल जर्नल बट ड्रग कंपनी रन्स पॉलिटिशियन, ये उनका जवाब था। खैर इस जवाब को एक कदम आगे बढ़ाता हूं। ये सवाल मैंने कुछ समय पहले पूछा था टी कोलिन कैम्पबेल, बिल क्लिंटन के डॉक्टर से, यही वाला सवाल। तो उन्होंने बोला सारी इंडस्ट्री मिला के जितना डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को देती है, ड्रग इंडस्ट्री अकेला उससे ज़्यादा डोनेशन देती है। वो सारे आंकड़े मेरे पास है, व्हाई द मोर्टलिटी रेट ड्रॉप्स व्हेन द डॉक्टर गोन स्ट्राइक, आप उसमें पढ़ सकते हैं वो आंकड़े, उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, राइट। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए, ताकि हम सोल्यूशन को समझ पाए, द जर्नी ऑफ द ड्रग्स, एक दवा आती कैसे दुनिया में, किस तरह से आती है, इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि उस दवा की वजह से लोग मर रहे हैं, हज़ारों की संख्या में नहीं, लाखों करोड़ों की संख्या में, पैसा भी जा रहा है, राइट, और हेल्थ भी जा रही है, फिर भी वो दवाई वहीं की वहीं है। वाई? जर्नी ऑफ द बेस्ट सेलर डायबिटीज ड्रग। डायबिटीज़ के बहुत सारी दवाइयाँ आपको पता है, उनमें से जो सबसे नंबर 1 बेस्ट सेलर ड्रग है उसकी बात कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड रोज़िग्लूटाज़ोन। 1999 में लॉन्च हुआ, राइट। एक्चुअली इसको समझने के लिए आप ये समझिए, चेस गेम खेलते हैं, चेस गेम में एक तरफ है मेडिकल साइंस, दूसरी तरफ है मेडिकल इंडस्ट्री, राइट। मेडिकल इंडस्ट्री एक चाल चलती है, मेडिकल साइंस उसको काउंटर करती है, फिर मेडिकल इंडस्ट्री एक और चाल चलती है, मेडिकल साइंस उसको काउंटर करती है। हम कंफ्यूज करते हैं मेडिकल इंडस्ट्री को एज ए मेडिकल साइंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड मेडिकल साइंस इज समथिंग डिफरेंट देन मेडिकल इंडस्ट्री। व्हाट इज देयर इन मेडिकल जर्नल इज मेडिकल साइंस, व्हाट इज देयर इन द डॉक्टर्स ऑफिस इज मेडिकल इंडस्ट्री, राइट। किसी भी डॉक्टर के ऑफिस में जाएंगे, आप जाइए, उसको पूछ लीजिए आप कौन सा मेडिकल जर्नल पढ़ते हैं, उनका समय नहीं है। उनके पास अलग अलग ड्रग कंपनी से जो लीफलेट आते हैं हर हफ्ते, और उसमें लिखा रहता है आपको बैंकों का भी ट्रिप मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट इज व्हाट दे आर बिजी इन, right, and that is what they know. So I am talking about a chess game between medical science and medical industry. तो पहला चाल मेडिकल इंडस्ट्री ने चली कि अपना एक दवा लॉन्च कर दिया। फिर मेडिकल साइंस, डॉक्टर जॉन बूस, जो उस वक्त एट द टाइम वो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के चेयरमैन थे, उन्होंने बोला कि भाई ये जो दवा है इससे हार्ट की दिक्कत हो सकती है। ये चाल चली, मेडिकल साइंस ने काउंटर किया। मेडिकल इंडस्ट्री ने चाल चली, GSK, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, उन्होंने जॉन बूस के मुंह बंद कर दिया, धमका के, लिटरली धमका के। और ये धमका के, ये मेडिकल जर्नल में है, लिटरली धमका के मुंह बंद कर दिया। फिर 2003 में अगर हार्ट की प्रॉब्लम है वो तो छुप नहीं सकती, कुछ दिन बाद तो आएगी सामने, राइट, चाहे वो उस वक्त मुंह बंद हो सकता है, लेकिन जो पेशेंट्स को ले रहे हैं वो तो आना ही है, राइट। 2003 में बहुत सारे हार्ट फेलियर के जो लोग ये रोज़िग्लूटाज़ोन ले रहे थे, ऐसे इंसिडेंट सामने आए। उसके बाद चाल थी, ये था मेडिकल साइंस। मेडिकल इंडस्ट्री ने क्या किया, GSK कंपनी ने उसके काउंटर करने के लिए एक फॉल्स रिपोर्ट सबमिट कर दी, छोटी रिपोर्ट, कि वो जो मरा था वो हार्ट अटैक से मरा था, वो इस दवा की वजह से नहीं, समथिंग एल्स। तो ये हो गया, चाल चली। अब मेडिकल साइंस ने अब 2007 में फिर सारे दुनिया की रिपोर्ट कलेक्ट किया मेडिकल जर्नल में, और देखा गया
कि हार्ट फेलियर इंक्रीज बाय 43%। अंडरस्टैंड, जब मैं 1% की बात कर रहा था वो भी कितना बड़ा फिगर हो गया था। नाउ इट इज नॉट 1%, इट इज 43%, राइट। यानी कि लगभग जो भी दवा लेगा हर 2 में से 1 आदमी उस दवा की वजह से मर रहा है, राइट। सो ये था मेडिकल साइंस का काउंटर अटैक, और फाइनली मेडिकल साइंस जीत गया यहाँ पे, और 2010 में रोज़िग्लूटाथोन बैन हो गया, और 2012 में कोर्ट ने $3 बिलियन उस पर फाइन लगाया। इंडियन करेंसी में होगा 20,000 करोड़ रुपए। 20 करोड़ रुपए नहीं बोल रहा हूँ, 200 करोड़ भी नहीं बोल रहा हूँ, 2000 भी नहीं, 20,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया किस पे? जीएसके कंपनी पे। बट इंटरेस्टिंग बात यह है, तब तक उन्होंने $300 बिलियन इस दवा से ऑलरेडी कमा लिया था, तब तक ऑलरेडी। तो उनके लिए तो इस चेस का गेम है कि अलग से पैसा करके रखा, वो तो देना ही है। वो दे नो दैट एट द एंड इट विल गेट बैन्ड, बट बाय दैट टाइम विल अर्न ऑल द थिंग्स। अच्छा, ये सारी चीज मुझे कैसे पता? वो जो कोर्ट का पूरा ऑर्डर है, उसका पेपर, ये पूरी पूरी उसकी जो रिपोर्ट है कोर्ट का, राइट, उस समय का 2012 का, दैट इज विद मी सर, आप देखिएगा। ओके, सो ये तो हुई दुनिया की बात। अब इंडिया की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, क्योंकि उससे हमें ज्यादा मतलब है। एक दवा है पायोग्लूटाथोन। इस वक्त इंडिया में 30 लाख लोग इसको ले रहे हैं। जब ये दवा आई थी, ये भी सुपर हिट दवा है, और ये पूरे दुनिया में बैन हो गई आते ही, क्योंकि ये देखा गया है कि इस दवा से ब्लैडर कैंसर होता है। लेकिन बैन होते होते इंडिया में बैन हुआ फाइनली 18 जून 2013। अब देखिए, बैन हुआ, उसके बाद 31 जुलाई 2013 पे बैन को हटा भी लिया गया। कितने दिन में हटा लिया गया? 1-1.5 महीने में, राइट। सो इंडिया में अभी भी है, 30 लाख पीपल आर टेकिंग इट। कुछ समय पहले जिन्होंने इस बैन का प्रोटेस्ट किया था, राइट, शशांक जोशी, डॉक्टर शशांक जोशी, जो इस पैनल के हेड थे प्रोटेस्ट में से, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा, पूछा कि भाई आपने इसको बैन को हटाने की आपकी जो एक्टिविटी है, व्हाई इट इज सो? उनका जवाब था कि इंडिया में इस दवा से ब्लैडर कैंसर नहीं होता है, नहीं होता है। मैंने फिर इससे पहले कुछ बोलता, कहते साबित करके दिखाओ, क्योंकि इंडिया में जब भी कोई इंसान मरता है तो वो बीमारी से मरता है, दवा से नहीं मरता कभी भी। क्योंकि इंडिया में डॉक्टर में, हॉस्पिटल्स में वो सिस्टम नहीं है कि दवा के साइड इफेक्ट का कॉलम जो है वो ब्लैंक है। तो ऐसा कोई रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं करते हैं कि कोई आदमी अगर दवा के साइड इफेक्ट से मरेगा तो उसका जो एक कॉलम होगा ना, जहाँ पे साइड इफेक्ट वाला कॉलम, वो कॉलम नहीं है। जब कॉलम ये कैसे प्रूव करेंगे कि साइड इफेक्ट से मरे थे कि नहीं मरे थे? दैट इज, तो इसीलिए इंडिया में कोई भी दवा को इंप्लीमेंट करना बड़ा आसान है। पूरे दुनिया में बैन हो जाएगा, इंडिया में बैन नहीं होगा, बिकॉज बैन होने करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा ना कि देखिए इतने लोग मरे हैं, लेकिन उसका तो रिकॉर्ड है ही नहीं, वो मेंटेन ही नहीं होता। सो यहाँ पे इट इज अ चेस कॉम्पिटिशन बिटवीन मेडिकल साइंस एंड मेडिकल इंडस्ट्री। लेकिन यहाँ पे नुकसान जिसको हो रहा है, दैट इज यू। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, कि आपको कुछ करना है। आप उस डॉक्टर के भरोसे, उस हॉस्पिटल के भरोसे, उस मेडिकल इंश्योरेंस के भरोसे अब नहीं रह सकते। दैट इज कम द सोल्यूशन। तो हमें क्या करना है, राइट, व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी मस्ट डू। सो, और ये सिर्फ एक दवा की बात नहीं कर, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली 1 or 2 मेडिसिन। सारी दवाएं, उनकी हिस्ट्री में अगर जाएंगे, स्पेशली मैं एक दवा का नाम लूंगा क्योंकि वो सब आप में ज़्यादातर लोग लेते हैं। विच इज द मोस्ट सेलिंग मेडिसिन इन डायबिटीज? मेटफॉर्मिन। हर महीने इंडिया में उसकी जो सेल है उस एक दवा की, दैट इज मोर देन 100 करोड़ रुपीस। जितना कि एक मूवी ब्लॉकबस्टर होती है ना, तो दैट इज ए ब्लॉकबस्टर मेडिसिन। 100 करोड़ रुपए हर महीने सेल है। तो ये माना जाता है जितनी सारी डायबिटीज की दवाइयाँ, उनमें जो सबसे सेफ ड्रग है दैट इज मेटफॉर्मिन। लेकिन उसकी हिस्ट्री अगर देखेंगे, 1977 में वो ऑलरेडी बैन था, क्योंकि उससे मृत्यु दर 300% बढ़ जाता था, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ग्रुप डायबिटीज प्रोग्राम। दैट इज ए यूएस स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, गवर्नमेंट का अपना प्रोग्राम है। उसमें ये आया कि 300% मृत्यु दर बढ़ जाता है, यानी कि 3 टाइम्स, राइट। तो 1977 में ये फिनोफॉर्मिन एक था, एक मेटफॉर्मिन था। फिनोफॉर्मिन तब भी बैन है, और मेटफॉर्मिन बैन था 94 में। फिर वही चेस का गेम, कुछ ना कुछ तरकीब निकाल के बैन हट गया। लेकिन बैन हट गया तो क्या डेंजर भी हट गया, रिस्क भी हट गया? वो तो वहीं का वहीं है। उसने चेस का अपना एक अगला उसने दांव चला। अब मेडिकल साइंस कुछ दिन बाद एक और दांव चलेगी, लेकिन उसमें भुगतेगा कौन? दैट इज द पेशेंट, राइट। सो यू कैनॉट रिलैक्स कि डॉक्टर दे रहा है, गवर्नमेंट ने इसको पास किया तो सब ठीक ही होगा। यू कैनॉट रिलैक्स, इट्स योर लाइफ,
राइट। आप लग नहीं हो सकते कि ये मेरा काम नहीं है, कंपनी में हम लग सकते हैं तो सीए का काम है, वो देखेगा, मैं क्यों इस पल्ले में पढ़ूँ। लेकिन यहाँ आपकी लाइफ है, वो तो एक ही है ना, राइट, वो दोबारा नहीं आ सकती। सो अच्छा, इसको मैं समझाता हूँ आसान तरीके से, मुश्किल शब्दों में समझाने से नहीं समझाएगी, आसान। इमेजिन कीजिए कि ये हॉल नहीं है, ये आपके मेडिकल स्कूल का पहला दिन है, फर्स्ट डे इन द मेडिकल स्कूल, राइट। और आप आए हैं नए नए मेडिकल स्टूडेंट, तो डॉक्टर की पढ़ाई कैसे होती है उसका एक नमूना पेश कर रहा हूँ, आपको चीज़ें कितनी होंगी, राइट। ओके, इमेजिन कीजिए आप मेडिकल स्कूल में बैठे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे फर्स्ट डे ऑफ योर मेडिकल स्कूल, आई वेलकम यू ऑल and I'll talk about the drugs, especially the drugs for diabetes. There are many drugs for diabetes, but one of the drug is metformin, which is having least number of side effect. उसके साइड इफेक्ट सबसे कम है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत तो साइड इफेक्ट होंगे, जैसे पेट खराब होना, नोजिया होना, वोमिटिंग होना, डायरिया होना, एब्डोमिनल पेन होना, या फिर विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाना, लॉस ऑफ एपेटाइट होना। लेकिन चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। अगर कोई पेशेंट ऐसा करके आएगा, बोलेगा कि मेरा तो भाई पेट गड़बड़ हो गया, तो उसके लिए भी दवाई है, एंटासिड दे देना, एंटीबायोटिक दे देना, लेकिन उसके भी थोड़े से साइड इफेक्ट हैं। नोजिया हो सकता है या फिर डायरिया हो सकता है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, उसके लिए भी दवाई है हमारे पास, राइट। उसके लिए लोप्रामाइड दे देना। अब लोप्रामाइड को खाएगा तो उसके 3-4 साइड इफेक्ट तो होंगे ही, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डिजीजन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, नोजिया हो सकता है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। कोई अगर ये बोलेगा तो उसको एक और दवाई पकड़ा देना, लैक्सेटिव दे देना उसको, समझ रहे हैं कुछ, राइट। सो थैंक यू। तो कुछ दिनों में वो एक छोटा मोटा मेडिकल शॉप बन जाएगा। अब वो भूल जाएगा कि वो किसके इलाज के लिए गया, उसको सिर्फ इतना पता कि सुबह शाम तक कितनी गोलियां खानी है, राइट। ही हैज लॉस्ट दैट ट्रैक कि मैं गया ही किस लिए था, राइट। उसको ओवरऑल पता है पूरे दिन में मुझे ये सारी दवाई खत्म करनी, खाना खाना है कि नहीं वो कोई कंपलसरी नहीं है, बट दवा लेना टाइम से लेना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि डॉक्टर ने बोल समझा दिया है, अगर गलती से एक भी दवा छूटी तो आपकी जान तो बस खतरे में है, राइट। बट ये एग्जैक्टली इसका उल्टा ही है ना। यहां पे हम बात कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं जो हम लेते हैं, उनमें से सल्फोनिलुरियाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा लोग लेते हैं। लेकिन ये जो दवाई है जब ये बनी तो क्या आपको लगता है कि इसके पीछे हज़ारों साइंटिस्ट कई घंटे तक, सालों साल तक उन्होंने रिसर्च किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे, फिर ये दवाई आई, हज़ारों लाखों तरह से टेस्टिंग हुई, तब आपको दी गई। दैट इज़ वॉट इज थॉट, इजंट इट? जबकि ये हिट एंड ट्रायल की दुनिया है, इट इज़ नॉट अ साइंस, ये तुक्का काम है। 1940 वर्ल्ड वॉर में ये वाली दवा दी जाती थी निमोनिया के इलाज के लिए, और देखा गया कि जिन सोल्जर को ये दवा दी गई निमोनिया के इलाज के लिए, उन सबकी शुगर डाउन हो गई, लो हो गई। अरे शुगर लो हो गई, चलो कोई बात नहीं, इसको शुगर की दवा बना दो। तो 1950 से शुगर की दवा है। और ये सिर्फ डायबिटीज की बात नहीं है, जितनी सारी दवाइयां हैं अगर आप उसकी हिस्ट्री छानेंगे तो आपको ऐसे ही एक हिट एंड ट्रायल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा इंटरेस्टिंग है ब्लड प्रेशर का, रोगेन। 1950 में वो अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता था, लेकिन ये देखा गया कि जो पेशेंट वो यूज करता है उनका ब्लड प्रेशर लगा। फिर 1979 में उसको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बना दी। लेकिन फिर इंटरेस्टिंग बात ये देखी गई कि जब वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के हिसाब से लेने लगे तो ब्लड प्रेशर तो कम हो रहा है, साथ में उसके बाल भी आने शुरू हो गए। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन गड़बड़ तब हुई तो बाल ऐसी जगह आने लगे जहां नहीं आना चाहिए, तो बैन कर दिया, बैन करो। लेकिन अभी यही दवा ब्यूटी प्रोडक्ट बन गया, इसका लोशन आ गया कि लोशन सिर पे लगाओ बाल हो जाएंगे, राइट। लेकिन तब कुछ और पता चलेगा, फिर उसको बंद करेंगे कुछ साल में। अरे हुई है गिनी पिग, क्या हम गिनी पिग हैं, राइट। सो दैट इज नॉट जस्ट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, नॉट जस्ट ऑफ डायबिटीज, फॉर एनी डिजीज। हाई कोलेस्ट्रॉल की बात हम करते हैं, उसकी दवा एक ही दवा है, स्टैटिन, राइट। ये आया कैसे? अगेन उसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अमेरिका के कुछ सोल्जर चाइना गए, वहां पे एक खास तरह की पौधा है जो ऐसे इन्वायरमेंट रहता है जहां पे बड़े मुश्किल से प्लांट जी पाता है। तो भगवान ने ऐसे पौधे को, रेड ईस्ट प्लांट कहते हैं, एक ऐसी ताकत दी है कि कोई भी अगर जानवर या कीड़ा मकोड़ा उसके पास आएगा तो वो एक ऐसा पॉइजन स्प्रे कर देगा, उस स्प्रे जैसे उस एनिमल को टच करेगा वो एनिमल मर जाएगा। तो वो जो पॉइजन है वो अमेरिकन सोल्जर कलेक्ट करके यूएस में ले आए कि देखते ही हमारे किसी काम का है भी कि नहीं।
तो देखा गया कि वो एक ऐसा पॉइजन है, जैसे ही वो किसी को मुंह में जाता है या उसके कहीं जाता है तो उस एनिमल का कोलेस्ट्रॉल 0 हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल जब थोड़ा भी कम होता है तो वो मरने लगता है। तो आइडिया आया, समझ गए होंगे क्या आइडिया आया, ये कोलेस्ट्रॉल की दवा बन सकती है भाई, राइट। तो तब से 1987 में दैट वाज लॉन्च्ड, स्टैटिन वाज लॉन्च्ड एज कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, क्या कोलेस्ट्रॉल एक बुरी चीज है? हाई कोलेस्ट्रॉल होना कोई बुरा है? क्या ये कोई विलन है? राइट। अब पिछले कुछ महीने पहले अमेरिका ने माना ऑफिशियली कि हमसे गलती हो गई, कोलेस्ट्रॉल बुरी चीज नहीं है, हाई कोलेस्ट्रॉल होना हार्ट डिजीज का कारण नहीं है। अभी माना, राइट नाउ, राइट। 40 साल, तो 40 साल तक तो लेते रहे ना। नाउ द गाइडलाइन चेंज, इट इज नॉट ए मेडिसिन, इट इज कोलेस्ट्रॉल इज नॉट ए डिजीज, राइट। बल्कि ये देखा गया कि जिन लोगों का हार्ट अटैक होता है नॉर्मली, उन सबके रिकॉर्ड से देखा गया कि ये वो लोग हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल या तो नॉर्मल था या नॉर्मल से नीचे था। तो अब ये ठीक उल्टा हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाओ, घटाओ नहीं, बढ़ाओ, राइट। सो इसका ये तुक्के की साइंस है, ना कोई सिर ना कोई पैर। कीमोथेरेपी की बात करते हैं, कैंसर की बात अगर करें, कैंसर का इन्वेंटर कौन है? हिटलर। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मस्टर्ड गैस का जो चल रहा था, वहां के कैंप के बंदियों को, उनको सताने के लिए, उनको कुछ ऐसा करने के लिए कि वो मरे भी ना और डेड बॉडी की तरह रहे, दैट इज कॉल्ड मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट में जो साइंटिस्ट शामिल थे, जो डॉक्टर शामिल थे, राइट, वही डॉक्टर अमेरिका जाके दे केम टुगेदर एंड दे मेड कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी करता क्या है? व्हाइट ब्लड सेल को ये किल करता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, कुछ ऐसा कर देता है कि इंसान जिंदा तो है बट लाइक ए डेड बॉडी, राइट। सो कीमोथेरेपी की हिस्ट्री अगर देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट द इन्वेंटर इज हिटलर। सो जरा सोचिए, जिसका इन्वेंटर हिटलर हो वो आपका फायदा कैसे करेगा, राइट। तो यहां पे मैं यही बोलना चाह रहा हूं, यू हैव टू टेक द चार्ज। तो अब सवाल यह है कि हमें करना क्या है, ये तो समझ आ गई बात, लेकिन अब क्या करना है? पहला स्टेप आपको क्या करना है? स्टॉप गोइंग टू योर डॉक्टर। The first step, you have to take a decision that you are the best doctor. You have to stop going to the doctor, right? कुछ भी वजह डॉक्टर पास नहीं जाना, right? So अब क्या करना है? तो कहाँ जाए? डॉक्टर पास नहीं जाए तो कहाँ जाए? पिज्जा रेस्टोरेंट चले जाइए। वैसे भी आज का पिज्जा का है ना, गो टू द पिज्जा रेस्टोरेंट। पिज्जा रेस्टोरेंट जाएंगे, वहाँ थोड़ी देर तक रहेंगे, उसके माहौल को देखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ब्लड प्रेशर में, डायबिटीज़ में, कोलेस्ट्रॉल में, हार्ट में, कैंसर में, किडनी में, जो डायलिसिस के पेशेंट है उनको पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट चाहिए, राइट। तो हमारे योगेश जी कहाँ बैठे? यहाँ बैठे, राइट। इन्होंने देखा, क्या डॉक्टर साहब आपने पिज़्ज़ा का कोई रेस्टोरेंट तो नहीं खोल लिया, ये पास ऐसा क्यों है, राइट। रेस्टोरेंट नहीं खोला, मन तो है खोलने का वैसे। पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट जाएंगे तो, अच्छा मैं पिज़्ज़ा खाने नहीं बोला अभी तक, मैं बोला जाने के लिए सिर्फ, राइट। आई डिड नॉट से आपको पिज़्ज़ा खाना, आई जस्ट से यू हैव टू गो देयर। अब देखिए, इसको समझने की जरूरत है। व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज का सिंपल मतलब है, सिंपल भाषा में, हाई ब्लड शुगर। ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा है, उसे डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज इज नॉट पर से अ डिजीज, इट जस्ट मीन्स कि आपके ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा है। अच्छा, ज़्यादा होने से क्या हुआ? दुनिया भर में देखा गया कि जिन लोगों की ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, उनमें हार्ट डिजीज, उनमें किडनी फेलियर, उनमें सारी बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। इसका मतलब ये कि शुगर की मात्रा कम हो तो ठीक है। अब शुगर चाहिए क्यों हमें ब्लड में? इस वक्त मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आई एम डिलीवरिंग स्पीच, यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग। हर पल हमारे बॉडी के अनगिनत सेल्स एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब हर सेकेंड हमारे बॉडी के मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स को एनर्जी की सप्लाई की जरूरत है। वो सप्लाई कौन देता है? दैट इज द शुगर, द ग्लूकोज, राइट। और वो सप्लाई का जो ट्रांसपोर्टर वो कौन है? ब्लड है, ब्लड शुगर, राइट। शुगर अच्छा है कि बुरा है? शुगर इज गुड और बैड? गुड। हाई शुगर इज गुड और बैड? हाई शुगर मतलब ज्यादा एनर्जी, इजंट इट? यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, ब्लड इज ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ब्लड का काम है शुगर को सेल्स के दरवाजे तक पहुंचाना। सेल्स के दरवाजे के अंदर वो जाना है कि नहीं जाना है, वो चाबी खोलनी पड़ेगी दरवाजे की। वो चाबी का नाम क्या है? इंसुलिन, राइट। सो देयर इज अ फैक्ट्री ऑफ इंसुलिन। व्हाट इज दैट फैक्ट्री कॉल्ड? पेनक्रियास। तो वो चाबी से दरवाजा खुलेगा, शुगर अंदर जाएगा, एंड दैट इज हाउ
इट मेटाबोलाइजेस, राइट। तो ये है पूरा ब्लड शुगर, ये है पूरा डायबिटीज़ का छोटा मोटा मैकेनिज्म। अब इमेजिन कीजिए आप पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में हैं, और इमेजिन कीजिए पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट आपकी बॉडी है और आप पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट के मालिक हैं, और जो पिज़्ज़ा है वो आपका खाना है, राइट। और खाने को जब पिज़्ज़ा को जब डब्बे में बंद कर रहे हैं, यानी कि खाना पेट में चला गया, और जो मोटर बाइक वाला आदमी है, राइट, ये इंसुलिन है, ये खाने को लेके भूखे लोगों तक पहुंचा रहा है, यानी कि उन सेल्स को पहुंचा रहा है जिन सेल्स को खाने की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, राइट। सो पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट इज योर बॉडी, बाइकर्स ये क्या है, इंसुलिन, राइट, राइट, एंड ट्रांसपोर्टर्स, और फूड क्या है यहाँ पे, पिज़्ज़ा। और डब्बे में डालने का मतलब क्या है, पेट में चला गया, ब्लड स्ट्रीम में चला गया, राइट। लेकिन डब्बे में डालना ही काफ़ी नहीं है, डब्बे में डालने के बाद उस इंसान के मुंह के तक जाने के बीच में कौन है, दैट मोटर बाइक, राइट, दैट इज व्हाट इज इंसुलिन, राइट। अगर डब्बे में डाल लिया, उधर उसने ऑर्डर किया, लेकिन मोटर बाइक ही नहीं बीच में, तो कुछ हुआ, तो बिजनेस फेल हो गया। बिजनेस एज ए बिजनेस ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट, आपका जो गोल है कि जब डब्बे में डले तो वो जल्दी से जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए वो वहां तक पहुंचे, ऑर्डर किया था, राइट, क्विकली पहुंचे। जितना देर से पहुंचेगा उतना वो खराब होगा, राइट, उसकी रेपुटेशन डाउन होगी, बिजनेस डाउन होगा, बिजनेस कम मिलेगा। जितनी जल्दी पहुंचेगा उतने जल्दी पैसे आएंगे, यू नो दैट, राइट। सो अब डायबिटीज टाइप 2 क्या होता है? डायबिटीज टाइप 2 का ये मतलब है कि जो नंबर ऑफ बाइकर्स हैं ये कम है, जबकि ऑर्डर ज्यादा है, दैट इज टाइप 2। इससे क्या हुआ कि पिज्जा किचन में पिज्जा तो इकट्ठे होते जा रहे हैं, लेकिन डिलीवरी नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि बाइक वाला डिलीवरी करके आया नहीं ताकि दूसरा ले जाए। तो ये जो मैनेजमेंट है, ताकि जितना किचन बना रहा है उसी स्पीड से वो डिलीवरी होता जाए, दिस मैनेजमेंट इज व्हाट कैन क्योर द डायबिटीज, राइट। वैसे ही मैनेजमेंट बॉडी के अंदर है। अच्छा, डायबिटीज टाइप 1, बाइक वाले है ही नहीं, तो इधर खाना वाला ने किचन में बना दिया, उधर वो मांगे जा रहा है, लेकिन बीच में बाइक ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज टाइप 1। अच्छा, डायबिटीज टाइप 2, बाइक है तो, लेकिन ज़्यादा ही कम है, थोड़ा कम है, राइट। कुछ लोगों में ज़्यादा भी होता है, टाइप 2 वालों में ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है। पहले कम की बात करते हैं, तो कम है। अब जब कम है तो एज ए ओनर आप क्या करेंगे? आपका काम है कि उस तक पहुंचाना, किसी भी तरह से पहुंचाना। अब कम लोग हैं, 10 ही लोग हैं, और काम पूरा 20 लोग, क्या करेंगे आप? उस बाइकर को डबल काम कराएंगे, छुट्टी नहीं देंगे, 16 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा वो भी काम करेगा, क्योंकि पैसे दे रहे हैं उसको। लेकिन काम कर रहा है, क्या होगा कुछ दिन बाद, राइट, वो फ्लैट हो जाएगा, राइट, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, राइट। सो दैट इज व्हाट द मेडिसिन डज। दवा यही करती है। इसको समझते हैं पहले, कई सारी दवाएं वो कैसे इंटरेक्ट करती है, राइट। सबसे पहले हम इंटरेस्टिंग बात लेते हैं, मेटफॉर्मिन एंड ग्लूटाथोन। ये एक कैटेगरी की, ये क्या करती है दवा? ये बॉडी की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है, ताकि कम इंसुलिन से काम चल जाए, कम बाइक से काम चल जाए। वो कैसे? सिंपल भाषा में समझने के लिए अब ये समझिए कि ओनर ने, रेस्टोरेंट ओनर ने क्या किया, उन सारे बाइक वाले को हरा रंग का चश्मा पहना दिया, ताकि जब भी रेड दिखे तो उसे ग्रीन ही दिखे, जल्दी से पहुंचाएगा ना वो, हाँ। लेकिन इसमें खतरा क्या होगा, गड़बड़ क्या हो सकती है? एक्सीडेंट हो सकता है। दैट इज कॉल्ड द साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या होता है? लिवर डैमेज, हार्ट अटैक, राइट, दैट इज द साइड इफेक्ट, राइट, कि एक्सीडेंट हो सकता है। तो करना नहीं हमें कि हरा चश्मा बना दिया और चल रहे। तो जो मेटफॉर्मिन है, ग्लूटाथोन है, इसका जो मोड ऑफ एक्शन है बॉडी के अंदर जब खाते हैं तो ब्लड शुगर कैसे कम करता है, आप इमेजिन कीजिए वो हरा चश्मा पहन के, दैट इज द मैकेनिज्म। लेकिन उसमें नुकसान है, वो नुकसान क्या है वो आपके सामने है। मेटफॉर्मिन वाला, ग्लूटाथोन वाला, ये सारे उनके साइड इफेक्ट्स हैं कुछ समय के अंदर ही। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ ऐसा करना है कि वो पिज्जा जल्दी पहुंच तो जाए, लेकिन वो ट्रैफिक रूल को ब्रेक किए बिना। वो कैसे कर सकते हैं? वो बड़ा सिंपल तरीका है। उसको अगर जीपीएस सिस्टम दे दे तो, जीपीएस सिस्टम यू अंडरस्टैंड, राइट, वो जो गूगल मैप, ताकि उसको ढूंढना कम पड़े, ताकि वो देख ले कौन सा रास्ता शॉर्टकट है। गूगल मैप आता ना, करते ना, कि वो 4-5 रास्ता दिखाता है, फिर बताता है कि यहाँ जैम मिलेगा, यहाँ जैम नहीं मिलेगा, यहाँ रेड लाइट में बहुत जैम है, वहाँ पे रेड लाइट में खाली है। अगर सारे बाइकर को हम जीपीएस सिस्टम लगा दें तो काम अच्छा हो जाएगा, एक्सीडेंट भी नहीं होगा, राइट। तो ये कैसे हो सकता है? हाउ टू डू इट, राइट, रियल लाइफ में कैसे हो सकता है? तो रियल लाइफ में उसको करने के लिए 2 काम करने पड़ेंगे। इस दवा को छोड़ इसकी जगह फ्रूट्स एंड सनशाइन डज द सेम एक्टिविटी। फल और सनशाइन, आप में से जो लोग
इन दोनों दवा ले रहे थे, कल से इसको हटाइए, इसी जगह ये दोनों चीज लगाइए। सनशाइन क्या काम करता है? सनशाइन मतलब वो बाइक जब चला रहा है उसको सब कुछ क्लियरली दिख रहा है अच्छी तरह से, राइट? दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ द सनशाइन व्हेन इट इज गोज इनसाइड द बॉडी, लिटरली। अच्छा, फ्रूट्स क्या करता है इसको जरा समझते हैं, साइंटिफिक भाषा में समझाता हूँ। 1999 नोबेल प्राइज विनिंग साइंस, राइट, गुंटूर ब्लाउल, 1999 में उन्होंने ये साबित किया कि हर फल के अंदर एक ड्राइवर होता है, लाइव एंजाइम होता है इनसाइड द एवरी फ्रूट्स, राइट? वो ड्राइवर इज लाइक ए जीपीएस सिस्टम। उसको बॉडी में कहाँ जाना है, कौन से ऑर्गन में जाना है, कौन से मसल्स में जाना है, कहाँ पे जाकर उसको ऐड होना है, वो जो एड्रेस कोडिंग है, दैट एड्रेस कोडिंग इज देयर इन एवरी सेल्स ऑफ द फ्रूट्स। उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट है उसके अंदर वो ऑलरेडी इनग्रेव्ड है। तो जब आप उसको खाएंगे तो इट वर्क्स लाइक ए जीपीएस सिस्टम ऑटोमेटिकली। और जब वो जीपीएस सिस्टम की तरह काम करेगा तो फिर क्या होगा कि उस रेस्टोरेंट की थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और जो किचन के बाहर बहुत सारा स्टेक हो रहा था, बहुत सारा इकट्ठा हो रहा था पिज़्ज़ा, वो इकट्ठा नहीं होगा, वो टाइमली पहुंच जाएगा और आपका ब्लड शुगर भी नॉर्मल होने लगेगा, राइट? ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है 1999 का, राइट? दैट द एवरी, वो हमने सुना है, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, ऐसा कुछ है ना, राइट? तो इन द सेम वे हम फ्रूट्स के अंदर उसके हर न्यूट्रिएंट के अंदर एड्रेस कोडिंग होती है कि वो बॉडी में, खाने वाले की बॉडी में कहाँ जाके फिट होने वाला है, वो रास्ता, वो कोडिंग ऑलरेडी होती है, राइट? सो इसीलिए दैट इज what is fruit and then sunshine together can do the same job, right, of the GPS system but minus the risk factor. तो जो लोग इस दवा पे हैं उसको छोड़ें और ये लें। अच्छा, कितना लेना है, कितना डोसेज? क्योंकि जब भी डॉक्टर आपको दवा देता है ये नहीं बोलता मेट्रोनिल ले लो, बोलता है 1000 mg। तो इसमें डोसेज है ना, तो ये नहीं कि सिर्फ फल खा लो, कितना डोसेज होना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर बॉडी वेट, राइट? यहाँ पे बॉडी वेट कितना, फ्रूट्स कितना लेना है, 4 तरह के फल, वेट इन केजी, आपका जितना बॉडी का वेट है, लेट से आप 70 केजी के हैं, इनटू 10 700 ग्राम्स। ये असर तब होगा 70 केजी के इंसान के लिए जब एक दिन में वो 700 ग्राम फल या उससे ज्यादा खाएगा, तभी। बोले मैंने तो एक अंगूर खा लिया था, क्यों नहीं हुआ? ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोसेज इज इंपॉर्टेंट। जैसे मेडिसिन में डोसेज इंपॉर्टेंट है, राइट? वो ज्यादा या कम नहीं, डोसेज, हियर आल्सो डोसेज इज इंपॉर्टेंट, मिनिमम डोसेज इज इंपॉर्टेंट। Those who are on these medicine, right, glitazone and metformin, they have to take this instead of that, but the dosage formula मैंने आपको अभी बताया है। सनशाइन एक इंपॉर्टेंट बात, पूरे दुनिया में देखा गया जहाँ जहाँ कम सनशाइन है, धूप कम है जहाँ पे, वो सारे रीजन ऐसे हैं जहाँ पे डायबिटीज टाइप 1 ज़्यादा है, राइट? ये डायबिटीज टाइप 1 और धूप का डायरेक्ट कनेक्शन है। डायबिटीज टाइप 1 छोटे बच्चों का जो डायबिटीज है, 2 साल का, 2 महीने का, 4 साल का, राइट? सो मोर एक्सपोजर टू सनशाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, राइट? हम तो जानते हैं जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, एसी वगैरह आ रहे हैं, पहले तो गाड़ी में एसी नहीं हुआ करता था, तो हर गाड़ी में एसी होता है, घर में एसी होता है, स्कूल में एसी होता है, स्कूल की बस में एसी होता है। सो आजकल टाइप 1 डायबिटीज भी ज़्यादा होता जा रहा है, और मैंने देखा पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ से जब टाइप 1 के बच्चे जो आते हैं मेरे पास, वो ज़्यादातर उन एरिया के आते हैं जहाँ पे, राइट, सनशाइन इज वेरी लेस। सो दैट इज व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट, सनशाइन and fruits can play the same role as metformin and glitazone but without that side effect, right? अब देखते हैं दूसरा एक और तरह का मेडिसिन है, राइट, मैग्नेटिनाइट एंड सल्फोनिलुरेस। ये दोनों मेडिसिन कैसे काम करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको समझाने के लिए आप देखिए, आप ओनर हैं, राइट, और आप चाहते हैं ये जो पिज़्ज़ा है वो डिलीवरी हो जाए टाइमली, तो जितने भी आपके पास बाइक वाले हैं उन्हीं को आप बोलेंगे यार तुम जल्दी चलाओ, तुम 16 घंटे काम करो, तुम 24 घंटे काम करो, लेकिन आपको पता है कि शुरू में तो काम करेगा, लेकिन धीरे 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 क्या होगा, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, एक दिन क्या होगा, ही इज डेड, राइट? एंड दैट इज व्हाट इज द डे व्हेन द डॉक्टर विल टेल यू कि आज से आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा, यानी कि आज से आपको बाहर से बाइक लाना पड़ेगा रोज, राइट? क्योंकि आपके तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम सब खत्म हो गया है, राइट? तो ये जो दवाइयाँ हैं ये क्या करती हैं, ये टेम्पररी पीरियड के लिए वो बाइक वालों को धक्का मार के थोड़ा सा काम करा लेती हैं, कुछ समय तक, कुछ महीनों तक या कुछ साल तक, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि जो ज्यादा काम करेगा वो थकेगा भी, और थकेगा तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, बिकॉज ही इज डेड। अब सवाल ये है तो करें क्या? जो लोग इस दवाई में हैं तो यही वाला इफेक्ट आए, लेकिन
ये साइड इफेक्ट के बिना, इसीलिए देखा कि इन दोनों दवाइयों में लोगों को हार्ट की बीमारी ज़्यादा होती है, राइट, मेडिकली प्रूवन है। तो क्या करना पड़ेगा, उसकी जगह पे दो आइडियाज हैं। अगर उन सारे बाइकर्स को बाइक महंगी वाली दे दे तो हार्ले डेविडसन दे दें। वो हीरो होंडा चला रहा था, लेकिन मालिक ने क्या किया, सबको हार्ले डेविडसन दे दिया, नंबर 1। नंबर 2, उनको और अच्छी बाइकिंग की ट्रेनिंग दे दे तो ये दोनों चेंजेस करेंगे तो क्या होगा कि उतने ही एम्प्लॉइज में, उतने ही ट्रांसपोर्टर में काम चलेगा नहीं चलेगा? ये सब नो चल जाएगा ना। लेकिन हाउ टू डू इट, करें कैसे उसको? अच्छी बाइक भी देनी है और क्या देनी है, ट्रेनिंग देनी है। सो दैट इज पॉसिबल व्हेन यू इंस्टेड ऑफ दिस यू गिव द पेशेंट वेजिटेबल्स एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को मेडिकल कम्युनिटी बोलते हैं इनविजिबल इंसुलिन। एक्सरसाइज का एक और नाम है इनविजिबल इंसुलिन। अगर आप रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे, मान लो जो 50 यूनिट इंसुलिन लेता था, जिस दिन वो एक्सरसाइज करता है उस दिन उसको 50 के 40 लेना पड़ता है। दैट इज इनविजिबल इंसुलिन, राइट, दैट इज वन थिंग। इंसुलिन एक्सरसाइज इज लाइक कि आपने बाइकर को ट्रेन दे दी, भाई बाइक कैसे चलाना है ताकि वो रिस्क फ्री और अच्छी तरह से तेजी से चलाए। वेजिटेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन किस चीज का बना होता है? कोई भी हार्मोन, इट इज मेड ऑफ प्रोटीन्स। और जो भी आप खाते हैं जीवन में, हर चीज में, हर खाने में प्रोटीन होता ही होता है। प्रोटीन के अलावा फैट होता है और तीसरा कौन सा चीज होती है? कार्बोहाइड्रेट होता है, राइट। प्रोटीन इज वन पार्ट ऑफ एवरी फूड। लेकिन सारे प्रोटीन एक नहीं है। दूध का प्रोटीन अलग है, वेजिटेबल का प्रोटीन अलग है, राइट, मीट का प्रोटीन अलग है, अंडे का प्रोटीन अलग है। जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो आपको ये बताना चाहती है कि सारे प्रोटीन एक है, बट द रियलिटी इज नॉट दैट। सारे प्रोटीन अलग अलग होते हैं। कैसे काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आपने वेजिटेबल खाया तो उसका प्रोटीन पेट में गया और उसको प्रोटीन को ब्रेक करता है पेट, फिर वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, राइट। और ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो वो फिर वो प्रोटीन जहां जहां जरूरत होती है वो लेते हैं, दोबारा वो असेंबल हो जाता है। दैट इज हाउ इट इज। जब भी प्रोटीन बॉडी में जाता है तो पहले उसको ब्रेक होना पड़ता है छोटे टुकड़ों में, तभी वो ब्लड स्ट्रीम में जा पाएगा। और कुछ होते हैं जो बिना ब्रेक के ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो बॉडी उसको, इम्यूनिटी उसको बाहर थ्रो कर देती है। क्लियर है इतना? अब एनिमल का जो प्रोटीन है, जैसे मिल्क का प्रोटीन, राइट, वो प्रोटीन जब बॉडी में जाता है तो कई बार बिना ब्रेक हुए ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। तो इम्यूनिटी क्या करेगी, उसको बाहर फेंक देगी। तो बाहर फेंकने के लिए इम्यूनिटी को मैसेज देना, वो जो दूध वाला प्रोटीन है उसको बाहर उठा के फेंको, बिकॉज वो बिना ब्रेक हुए आया है। तो लेकिन हमारी इम्यूनिटी कैसे पहचानेगी कि ये कौन सा वाला प्रोटीन को बाहर फेंकना, बिकॉज बॉडी में तो प्रोटीन है। तो उसके लिए कोडिंग होता है हर प्रोटीन का अलग अलग। जैसे दूध के प्रोटीन का कोडिंग है 17, क्योंकि उसमें 17 रिंग्स हैं। तो इम्यूनिटी को ब्रेन एक मैसेज देगा, जहां भी 17 रिंग वाले प्रोटीन दिखें उसको आपको बाहर थ्रो करना है, राइट। बट इंटरेस्टिंगली हमारे पेनक्रियास का जो बीटा सेल है जो इंसुलिन बनाते हैं, उसका जो रिंग है वो भी कितना है, 17। गड़बड़ क्या होगी, क्या गड़बड़ हो सकती है? आप समझ गए कि हेडक्वार्टर से फोन आया हवलदार को कि आपके लोकेलिटी में एक चोर घुसा है, मारो उसको गोली से। लेकिन मैं पहचानूंगा कैसे, उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। गड़बड़ क्या होगी, जो भी बड़े बड़े मूछे वाला वो भी मरने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एनिमल का जो प्रोटीन होता है दैट इज वेरी सिमिलर टू योर ओन प्रोटीन। किसी भी एनिमल का जो प्रोटीन है वो आपके प्रोटीन से बिल्कुल मिलता जुलता है, बिकॉज यू आर एनिमल और यू आर प्लांट। आप एनिमल की प्लांट है, यू आर एनिमल, वी आर एनिमल। तो इसीलिए हमारे बॉडी का जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो किसी भी और एनिमल के प्रोटीन के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है। इसीलिए हमारी इम्यूनिटी कंफ्यूज करता है कि वो कौन सा प्रोटीन इसको उठा के फेंकना है, और गलती से वो अपने प्रोटीन को उठा के बाहर फेंक देता है। दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। डायबिटीज टाइप 1 इज ऑटो इम्यून डिजीज। कोई भी डायबिटीज टाइप 1 का बच्चा यहाँ है कोई बच्चा डायबिटीज टाइप 1 का वहाँ पे है, राइट। और भी कोई है, इधर भी है, इधर भी है। जो आप सुन रहे हैं, आप एक काम कीजिए, मान लीजिए आप 25 यूनिट इंसुलिन लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तब जाकर आपका ब्लड शुगर 200 से नीचे रहता है। आप एक काम करेंगे कि जितना भी एनिमल फूड है, जैसे दूध है, जैसे दही है, लस्सी है, जो भी एनिमल से आ रहा है उसको आप बंद कर दीजिए। जिस दिन बंद करेंगे, जैसे आज बंद किया, कल से ही आपको 25 की जगह 15 में आपका काम चल जाएगा इंसुलिन। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड
कि सिर्फ एक काम करने से, डायबिटीज टाइप 1 की बात कर रहा हूँ, कि अगर एनिमल प्रोटीन आप लेना बंद कर दें, जैसे दूध वगैरह, जो लोग वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फिश वगैरह सारा कुछ बंद कर दें, एनिमल सोर्स बंद करते ही आपकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट 40% कम हो जाएगी उसी दिन से, सिर्फ एक चेंज करने से, राइट, ओनली बाई वन चेंज, राइट। सो एनिमल प्रोटीन हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को कंफ्यूज करता है, राइट। अब यहाँ पे एक सवाल आता है यहाँ पे, तो ये वेजिटेबल क्या है? प्लांट प्रोटीन है, और इंसुलिन किस चीज की बनती है? प्रोटीन की बनती है ना। तो सप्लाई द प्रोटीन, जिस कंफ्यूजन नहीं है, वो वाला इंसुलिन एक हार्ले डेविडसन बाइक की तरह काम करेगा और देर तक काम करेगा, और कम बाइकर भी होंगे, लेकिन बाइक अच्छी है तो ज्यादा काम कर पाएंगे बिना थके, राइट। कई बार कुछ लोग बोलते हैं हमारे तो पूर्वज जब वो तो दूध पीते थे, उनको क्यों नहीं डायबिटीज होता है, उनके क्यों नहीं इम्यूनिटी कंफ्यूज करती है? ये अक्सर, ये आप में से कुछ लोग हैं जो पहले सेमिनार में आते रहे, ये अक्सर ये क्वेश्चन आता था। मैंने कहा इस बार उसका हल दे ही दूं मैं आपको, तो इसके लिए ऐसे लोगों के लिए मैंने कुछ ये लेके आ जाओ ऑर्डर ले कब। अब देखिए, ऐसे लोगों के लिए मैं इस बार थोड़ा जवाब ढूंढ के लाया हूं ताकि आपको बात समझ आए आराम से। इसको ऐसे 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 खड़े हो जाओ। ये देखिए, ये है डायबिटीज, ये डायबिटीज है, ये आप है, यू। डायबिटीज से बहुत दूर है, बहुत दूर है, लेकिन आपने क्या किया? दूध पीना शुरू कर दिया, आपके पूर्वज, लेकिन फिर भी दूर है, राइट। लेकिन आपने क्या किया? रिफाइंड फूड भी शुरू कर दिया, दवाइयां शुरू कर दिया, फिर भी दूर है। लेकिन साथ में क्या किया आपने? सनलाइट बंद कर दिया या कम कर दिया, डायबिटीज हो गया ना ऊपर, राइट। तो अब मैं अगर ठीक करना डायबिटीज, क्या करना पड़ेगा? ठीक उल्टा कीजिए कि सनशाइन में जाना शुरू कर दीजिए, रिफाइंड फूड खाना बंद कर दीजिए। जैसे जैसे आप चीजों को हटाएंगे, डिस्टेंस दोबारा बढ़ गया, राइट। सो पूर्वज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वो दूध पीते थे, लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज था, ये दोस्तों ना, वो धूप में रहते थे, 8 घंटे 10 घंटे धूप में ही रहते थे, राइट। वो रिफाइंड पैक फूड नहीं खाते थे, राइट। एक चीज वो लेते थे, तो स्टिल दे आर फार अवे फ्रॉम डायबिटीज, राइट। सो कोई एक चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जब 3-4 चीज कंबाइन हो जाती है, देन कम्स, तब वो दूरी खत्म हो जाती है, राइट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ना थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। यहां पे आता है कि डोसेज कितना। जो लोग इस दवाई में हैं, उनका एक कर्तव्य है कि आज घर जाते ही ना उसको उठा के डस्टबिन में फेंकिए। ये देखिए कि जानवर भी ना खा पाए उसको, वो भी बीमार पड़ जाएंगे, राइट। और उसकी जगह कल सुबह से वो वेजिटेबल खाना है, और उनको आधे घंटे 30 मिनट्स एक्सरसाइज करना, बहुत ज़्यादा भी नहीं, कोई भी एक्सरसाइज जो आपको अच्छा लगता हो। तेज से चलना भी एक्सरसाइज होता है, राइट। जोर जोर से हंसना भी एक्सरसाइज है, डांस भी एक्सरसाइज है। वेजिटेबल कितना खाएंगे तो वही वाला असर आएगा। 4 तरह के वेजिटेबल एंड वेट इन केजी, मान लो 70 केजी का आदमी है, इंटू 5, कितना वो 350 ग्राम, इतना वेजिटेबल। तो सुबह क्या करना है आपको? उतना वेजिटेबल इकट्ठे करना है और अपने आप से कमिटमेंट करना है, सोने से पहले रात के इतना वेजिटेबल मेरे पेट के अंदर होना चाहिए। कैसे होगा, कब खाएंगे, वो सब आपके ऊपर है, बस वो डोसेज चाहिए। अगर आपने इतना इंश्योर कर दिया, तो वो जो दवाई ले रहे थे, वो दवाई क्या रोल इसने प्ले कर लिया, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी है कि सुबह तो मैं बिजी होता हूँ, शाम को तो मैं जा नहीं पाता हूँ या आ नहीं पाता हूँ, कब तो कभी तो फ्री होते होंगे। तो 350 ग्राम का आपको गोल है, वो उतना ग्राम। कई लोग बोलते हैं मैं तो सलाद खाता हूँ, ये वेजिटेबल इज रॉ वेजिटेबल आई एम टॉकिंग अबाउट, कच्चा, कुक नहीं, कुक नहीं, राइट, कच्चा। कोई बोलता है मैं सलाद खाता हूँ, सलाद खाते तो हैं, लेकिन कभी देखे तो कैसे खाते हैं? 6 लोग फैमिली के बैठ गए, बीच में एक छोटा सा एक प्लेट है, उसमें थोड़ा सा खीरा और टमाटर रखा हुआ है, और खा के चले भी गए, वो फिर भी रखा हुआ शो पीस की तरह, राइट। तो उसे खाना नहीं बोलेंगे। 350 को खाने के लिए आधे घंटा लगता है, चबाते रहेंगे जैसे गाय चबाता ना। कई लोग बोलते हैं कि मैं कोई गाय हूँ क्या, राइट। तो ऐसा लगने लगेगा जैसे कि आप भैंस की तरह चबा रहे हैं, तब मतलब आपने 350 ग्राम खा लिए हैं, राइट। पेट नहीं भरेगा, लेकिन जब जबड़े दर्द करने लगेंगे, थोड़े दिन की बात है, क्योंकि ये मसल्स को यूज नहीं करते जिस तरह से यूज होना चाहिए, राइट। थोड़े दिन की बात है, यू विल बी कंफर्टेबल विद इट। सो दिस मच अमाउंट इज इक्विवेलेंट टू टेकिंग दैट मेडिसिन। या तो ये मेडिसिन लेते रहिए और फिर इंतजार कीजिए कब आपको हार्ट अटैक आएगा या कुछ होगा, या फिर उसको छोड़िए, उसकी जगह आप ये लीजिए, इस क्वांटिटी में लीजिए,
एक तीसरी तरह की दवा आती है डायबिटीज में, तीसरा क्लास ऑफ ड्रग्स, एकरबोस, सीताग्लिप्टिन। ये दवा पेट में काम करती है, पेट में कई सारे काम करती है, लेकिन मेजरली ब्लड शुगर को कैसे ये कंट्रोल करती है, ये क्या करती है, खाने को पेट में ही रोक लेती है। जब शुगर बॉडी में जाएगा नहीं, पेट में रुका रहेगा तो ब्लड शुगर बढ़ेगा क्या? लेकिन ये आइडिया कुछ ठीक है। यूं मान लीजिए किचन वाले ने क्या किया कि भाई किचन में वो खाना उसने बहुत स्लो बनाना शुरू कर दिया, वो जो रेस्टोरेंट वाला। लेकिन उससे क्या होगा, वो स्लो बनाएगा तो जो बाइकर्स हैं वो खाली रहेंगे, ओनर को लगेगा कि इतने बाइकर सफिशिएंट है। बट द रियलिटी इज कि किचन वाला ही गड़बड़ कर रहा है इस बार, और वो खाना बहुत स्लोली बना रहा है। इससे क्या होगा, रेस्टोरेंट में लॉस हो रहा है, रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। रेस्टोरेंट क्या है, आपकी बॉडी, राइट? तो खाने को पेट में रोकना और तब ब्लड शुगर को नीचे करना, दैट इज व्हाट दिस डू। एंड बट डू यू थिंक दिस कैन बी राइट, दिस शुड बी राइट? इसमें होता क्या है कि जब खाना बहुत देर तक पेट में रुका रहेगा इस सिस्टम के जरिए, तो दैट लीड्स टू अल्सर, कैंसर, ट्यूमर, सारी चीजें पेट में होने लगती हैं। अच्छा, तो करना क्या चाहिए, क्या ऐसा करें ताकि ब्लड शुगर भी कम हो जाए और ये खतरा भी ना रहे? उसके लिए बड़ा ही सिंपल तरीका है, एंड दैट इज, जो लोग ये दोनों दवाएं ले रहे हैं, दीज टू दोज हू टेकिंग, इसको छोड़ के इसकी जगह 4 टाइप्स ऑफ लीव्स, पत्ते, मूली के पत्ते, पालक के पत्ते, धनिया के पत्ते, पान के पत्ते, पुदीना के पत्ते, किसी भी तरह का 4 तरह का पत्ता ले लीजिए। अभी तो विंटर सीजन में पत्ते मिल भी जाएंगे अच्छे अच्छे, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डीप ब्रीदिंग। इससे क्या होगा, पत्ते, ग्रीन पत्ते में क्लोरोफिल होता है ज्यादा, और डीप ब्रीदिंग से ऑक्सीजन, दीज 2 थिंग्स विल मेक नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जब बॉडी में भरपूर होता है तो उस इंसान का हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड कैंसर ठीक हो जाता है। नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 1998, राइट? तो ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश साइंस है कि अगर आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है तो आप कितने भी भयंकर कैंसर के पेशेंट क्यों ना हो, धीरे धीरे वो कैंसर के जो सेल्स हैं वो मर जाएंगे। कैंसर सेल कैन नॉट लिव इन ऑक्सीजनेटेड एनवायरमेंट। कैंसर सेल वहीं जिंदा रह सकते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो। जहाँ पे भरपूर ऑक्सीजन होगा वहाँ कैंसर सेल नहीं रह सकते। सो दैट मैजिक कैन बी डन विद नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड दैट इज वेरी सिंपल, क्लोरोफिल प्लस ऑक्सीजन, राइट? तो ये एग्जैक्टली कैसे करना है, यहाँ भी वही है, डोसेज कितना, अमाउंट, दैट इज द मैजिक। दैट अमाउंट इज वेट इन केजी इंटू 2। मान लो 70 केजी का इंसान है, इंटू 2 कितना होगा, 140 ग्राम। तो सुबह सुबह उठ के 4 तरह के पत्ते लीजिए और उसको टोटल देखिए 140 ग्राम हुए कि नहीं, अगर आप 70 के इंसान है, और ये कमिटमेंट कीजिए कि रात में सोने से पहले ये 140 ग्राम मेरे पेट में होना चाहिए। इफ यू कैन डू दैट, आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगा। उन पेशेंट्स के लिए, दोज हु वर ऑन दीज मेडिकेशन टू ब्रिंग देयर ब्लड शुगर डाउन, तो वो छोड़ के आप उसकी जगह पे ये इतने ग्राम में जो डोसेज ले सकते हैं। कैसे लेंगे, लंच से पहले 70 ग्राम और डिनर से पहले 70 ग्राम, ये एक रूटीन ही बना लीजिए। और लंच अगर आप ऑफिस में करते हैं तो घर से लेके चलिए एक छोटा सा डब्बा, पत्ते तो थोड़े से छोटे डब्बे में भी आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो बातें बता रहा हूँ ये कोई नई बात नहीं है। पहली बार ये बात बताई थी पाइथागोरस। पाइथागोरस पता कौन है, कौन था, मैथमेटिशियन। 500 BC में सबसे पहली बार इस बात को बताया था पाइथागोरस ने कि इस ढंग से कोई खाएगा तो उसको जितनी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। 500 BC। उसके बाद 1945 को में दोबारा साइंटिफिकली साबित किया गया। नोबेल प्राइज विनिंग साइंस अटेरी अलमारी विर्तन नाम, इन्होंने साबित किया कि इस ढंग से अगर कोई खाएगा तो उसकी जो भी बीमारी होगी वो ठीक हो जाएगी। इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया, उसको मैं सिंपल ढंग से आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से, क्यों और कैसे ये ठीक करेगा जब आप कोई खाएगा। मैं देख रहा था कि आप में से कुछ लोग बाहर मिले, कुछ कैंसर के पेशेंट मिले, कुछ किडनी के मिले, कुछ डायलिसिस वाले थे। तो सवाल आता है कि वो कैसे ठीक होंगे। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, सिंपल भाषा में, उसके बॉडी में लिमिटेड नंबर ऑफ एंजाइम होते हैं, लाइव एंजाइम। लाइव एंजाइम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में, या घर पे आप कर सकते हैं। आप कोई फल लीजिए, कोई सब्जी लीजिए, उसको जूस बनाइए, फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखिए, फिर देखिए जो उसके अंदर दिखता है माइक्रोस्कोप के नीचे, उसे कहते हैं लाइव एंजाइम, राइट? सो यहाँ पे आप देखिए, दिस लाइव एंजाइम। किसी भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को अगर माइक्रोस्कोप जूस बना के माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे, व्हाट यू सी दैट इज लाइव एंजाइम। तो दिस इज व्हाट इज लाइव एंजाइम। अब किसी भी फल और सब्जी में ये होता है जो फ्रेश होता है, लेकिन जब उसको कुक कर लेते हैं तो ये रहेगा क्या,
ऑब्वियसली। ठीक इसी तरह से जब आप पैदा हुए, भगवान ने आपके अंदर भी लाइव एंजाइम बनाया। एक यूं मानिए कि एक बैंक अकाउंट दिया, उसमें एक लिमिटेड अमाउंट की आपके बॉडी में पैदा होते ही 1 लाख लाइव एंजाइम है, और इसको आपको जीवन भर में खर्च करना है, 100 साल में खर्च करना है। तो आप धीरे धीरे खर्च करेंगे ताकि आप ज्यादा लंबा जी पाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बॉडी का खर्चा ना हो लाइव एंजाइम, तो आप क्या करेंगे? बाहर से लाइव एंजाइम लेंगे ना, राइट? लेकिन ह्यूमन बीइंग आर द ओनली एनिमल हु किल द लाइव एंजाइम बिफोर दे ईट इट। इंसान ही एक ऐसा एनिमल है जो पहले लाइव एंजाइम को मार डालता है। कभी देखा आपने बिल्ली पका के खा रही है? राइट? नहीं देखा ना, राइट? किसी भी एनिमल को। तो क्या है कि हम उस लाइव एंजाइम को मार रहे हैं जब हम करते हैं, इसका मतलब हमें जिंदा रहने के लिए अपने लाइव एंजाइम को ही हम खर्च करते जा रहे हैं। क्योंकि जितना जिस स्पीड से हम खर्च कर रहे हैं उस स्पीड से हम उसको इनटेक नहीं कर रहे हैं, तो हमारी जो लाइफ है वो छोटी होती जाएगी, हम जल्दी मरेंगे। 35 और मरने का कोई बहाना चाहिए। 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र है, चाहे वो बहाना कैंसर हो या डायबिटीज हो या हार्ट डिजीज हो, समथिंग विल हैपन, राइट? सो यू आर बॉर्न विद अ लिमिटेड स्टॉक ऑफ लाइफ एंजाइम, राइट? अगर आपको लंबी जिंदगी जीनी है तो ये देखना कि खुद का लाइफ एंजाइम ना खर्च करो, बैंक अकाउंट में जो पड़ा है बाहर से कमा के लाओ। एंड दैट इज, वो कहाँ मिलेगा? वो सिर्फ 2 जगह मिलती है मेजरली, दैट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अंदर ही होती है। तो वहां से आप कमाएंगे, इसमें मतलब बॉडी में जो है, बॉडी में प्रिजर्व्ड है, एंड दैट इज हाउ द योर लॉन्ग लाइफ विल बी देयर, राइट? सो इसके पीछे ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, और इस बात को माना यूएस की गवर्नमेंट ने। और यूएस की गवर्नमेंट ने 2010 में फूड को मेडिसिन का दर्जा दे दिया है, फूड एज मेडिसिन। और जो लोग फूड खा के ठीक होना चाहते हैं उसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस भी 2010 के बाद लागू हो गया है ऑलरेडी, राइट? जैसे दवा का आपको रिएम्बर्समेंट मिलता है ना, वैसे अगर बोलेंगे मैंने 2 किलो के 2 दर्जन केले खा लिए, 1 दर्जन संतरा खा लिया और ये कर लिया बिकॉज मैं डायबिटिक पेशेंट हूं, तब भी आपको उसका रिएम्बर्समेंट मिलेगा, बिकॉज फूड इज ए मेडिसिन, राइट? तो देखिए मॉडर्न साइंस तो ये है ना, 500 BC में भी यही था, 1945 में साबित हुआ और अब दोबारा साबित हो गया, राइट? और ये लागू भी हो गया, ये इंप्लीमेंटेड है राइट नाउ, राइट? यूएस में इंप्लीमेंटेड है। तो दिमाग में बात आती है कि जब ये इतना साबित हो गया है, जब इतना लाभ होता है, इनफैक्ट यहाँ भी बहुत सारे पेशेंट हो गए जो ठीक हुए इस तरह से। है कुछ यहाँ पे? थोड़ा थोड़ा अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा, या देयर आर सो मेनी, यू कैन सी ऑल अराउंड। थैंक यू। तो ये जब सिस्टम इतना सिंपल है, इससे डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज ठीक हो सकता है, तो ये डॉक्टरों को पता क्यों नहीं? पता है तो बताते क्यों नहीं है? ये लोगों को क्यों नहीं पता? हमें क्यों नहीं पता? ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेड है अगर ये मानवता के लिए इतना अच्छा है? ये सवाल मैंने पूछा दुनिया के नंबर 2 सबसे बड़े हॉस्पिटल क्लीवलैंड क्लिनिक, उसके डायबिटीज डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनसे मिला मैं 2 साल पहले, रॉबर्ट जिमरमैन, ये उनकी फोटो है। मैंने उनसे सवाल पूछा कि डायबिटीज तो ठीक हो सकती है, 2-4 दिन में ठीक हो सकती है, यहाँ पे आप में से काफी सारे इंसुलिन डिपेंडेंट होंगे जो पहले से, लेकिन अब नहीं है, सिर्फ ये चेंज करने से, और ये मेडिकली अप्रूव भी है, वो भी यूएस द्वारा अप्रूव्ड है, राइट? तो ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते हर जगह? डॉक्टर पहले इसको क्यों नहीं बताता? तो इनका जवाब था नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले तो इन्होंने मुकर गए, फिर मैंने उनको याद दिलाया कि बिल क्लिंटन ने ऐसे ही किया था। उनका वीडियो मैं दिखाता हूँ उनके लिए जिन्होंने ये वीडियो देखा नहीं। 2004 में उनको 4 बाईपास सर्जरी हुआ, 2005 में उनको 2 एक लंग सर्जरी हुआ, और 2010 में दोबारा 2 एंजियोप्लास्टी हुए। वो बीमार होते चले गए। 2010 में ही वॉज एट द बॉटम ऑफ हिज हेल्थ, और तब उनको लगा कि वो जिंदा नहीं रहेंगे ज़्यादा दिन। इतनी सर्जरियां हो चुकी थी, वो मोटे हो चुके थे, उनका दिमाग भी कम काम करने लगा था, 40% ऑफ द ब्रेन डेड। अगर आप 2010 से पहले का वीडियो देखेंगे तो आप पाएंगे कि यू विल फाइंड अ इल ओल्ड मैन। तब किसी ने बिल क्लिंटन को इस बारे में बताया जो मैं आपको बता रहा हूँ आज। उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया, दवाइयों को छोड़ा, विद इन फ्यू डेज उनकी हार्ट की बीमारी ठीक हो गई। उसके कुछ दिन में वो पतले भी हो गए, और तब से लेकर आज 2017 है, 2017, उनके डॉक्टर कॉलवेल एंस्टीन, उनके टेस्ट में मैं आज भी हूँ, तब से लेकर आज तक वो दोबारा कभी बीमार नहीं पड़े। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जब देखा उनके नए हेल्थ, उन्होंने पूछा कि आपके नए हेल्थ का राज क्या है, तो बिल क्लिंटन ने जो राज बताया, वो राज मैं आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ कि उन्होंने क्या बताया। जरा ध्यान सुनिए व्हाट ही सेड। But I did it for a different reason. I mean, I wanted to lose a little weight, but I never dreamed this would happen. I did it because after I had this stent put in, I realized that even though it happens quite often that after you have bypasses, you lose the veins because they're thinner and weaker than arteries.
The truth is that it clogged up, which means that the cholesterol was still causing buildup in my vein that was part of my bypass. And thank God I could take the stents. I don't want it to happen again. So I did all this research, and I saw that 82% of the people since 1986 who have gone on a plant-based, no dairy, no meat of any kind, no chicken, turkey. I eat very little fish. Once in a while I'll have a little fish, not often. If you can do it, 82% of the people who've done that have begun to heal themselves. Their arterial blockage cleans up. The calcium deposit around their heart breaks up. This movement has been led by a doctor named Caldwell Esselstyn at the Cleveland Clinic, Dean Ornish, whom you know, out in California, the doctors Campbell, father and son, who wrote the China study, and a handful of others. But we now have 25 years of evidence. And so I thought, well, since I need to lose a little weight for Chelsea's wedding, I'll become part of this experiment. I'll see if I can be one of those that can have a self-clearing mechanism. We'll see. I hope you're healthy for many years and get to see grandchildren for many years Me to too. come. That's really the big deal. You know, Hillary and I, we're happy. We love our son-in-law and we admire him, but we'd like to be around. If there's grandkids, we want to be there to do our part. Mr. President, good luck. Thank you. Thanks for what you're doing. यहाँ आपने देखा उन्होंने क्लियरली बोला कि किस तरह से जैसे दवा छोड़ा, जैसे एक पर्टिकुलर डाइट पे आए, कैसे उनकी हेल्थ ठीक होती चली गई। और वो बात थी 2010 की और आज है 2017। अगर आज उनकी वीडियो देखेंगे तो आप पाएंगे ही लुक्स मच मोर हेल्थियर देन व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तब से ज़्यादा हेल्थी आज हैं, तब से ज़्यादा एक्टिव आज हैं, राइट। सो अब सवाल है कि आज जब आप घर जाएंगे स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। वंस यू गो होम टुडे, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या है, ये पार्ट को ध्यान से समझिए आप। स्टेप 1 डायग्नोसिस। सबसे पहले कि आप बीमार हैं या नहीं है, राइट। क्विकली मैं आपको ये डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट पे ले जाऊंगा। डायग्नोसिस में कुछ टेस्ट हैं, कौन से टेस्ट कराने हैं और कौन से नहीं कराने हैं, ये देख लीजिए। ये जो मैं बता रहा हूँ कहीं आप भूल ना जाएं तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा और कुछ दिन बाद यूट्यूब चैनल में अवेलेबल होगा आपको, राइट। तो चिंता मत कीजिए कि भूल गया तो क्या होगा। कुछ टेस्ट हैं जो ठीक टेस्ट हैं जो कराने चाहिए, जैसे पोस्ट पेंडल ब्लड शुगर। खाना खाने 2 घंटे बाद आपका ब्लड शुगर कितना रहता है वो इंपॉर्टेंट है। फास्टिंग ब्लड शुगर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, नॉट एज इंपॉर्टेंट, तो उसको छोड़ ही दीजिए, वो कंफ्यूज होंगे। उसका कारण क्या है मैं आगे कभी बताऊंगा। लेकिन पोस्ट पेंडल ब्लड शुगर, खाना खाया खूब सारा पेट भर के, दिल घबर के और उसके 2 घंटा वेट किया और तब ब्लड शुगर चेक किया, व्हाट इज दैट, ये पहला टेस्ट। दूसरा ब्लड प्रेशर चेक, वो भी एक ठीक टेस्ट है जो आप करा सकते हैं, कराना चाहिए। HbA1c, हीमोग्लोबिन A1c, ये टेस्ट डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के लिए ठीक नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ में आपकी इंप्रूवमेंट कितना है वो देखने के लिए ठीक है। फॉर एग्जांपल इस टेस्ट में अगर फिगर आता है 8% आता है तो डॉक्टर बोलेगा डायबिटिक पेशेंट है, लेकिन 8 का मतलब ये है कि अगले 3 महीने बाद मैं दोबारा टेस्ट करूंगा, अगर 8 से 7 हो गया तो मैं पहले से बेटर हो गया हूँ। रिलेटिव टेस्ट है ये, रिलेटिव, ये अप्रूव टेस्ट नहीं है, ये रिलेटिव अपनी परफॉर्मेंस को अपने से कंपेयर करने के लिए, समझिए इसको, डायग्नोसिस के लिए नहीं है, राइट। कोई 10 वाला भी हो सकता है जिसकी 10 आई लेकिन वो डायबिटीज पेशेंट नहीं भी हो तब भी 10 आ सकता है। किसी का 5 आ रहा है लेकिन डायबिटीज पेशेंट है तब भी 5 आ सकता है। तो ये सिर्फ अपना परफॉर्मेंस पिछले हर 3 महीने में एक बार करना होता है, क्योंकि हमारी जो रेड ब्लड सेल उसकी आयु लगभग इतनी ही होती है 3 महीने के बराबर। तो ये एक अच्छा टेस्ट है। क्रेटिनाइन टेस्ट, किडनी वालों को एक ही टेस्ट करवाना है, क्रेटिनाइन टेस्ट। अगेन क्रेटिनाइन टेस्ट की हालत जो है वो HbA1c की तरह है कि पिछली बार से वो कम है क्या, दैट इज द क्राइटेरिया, राइट। वो 2 ही होगा तो ही मैं ठीक हूँ, वो 2.5 हो गया, 3 हो गया तो मैं खराब हूँ, वो नहीं। पिछली बार से कम है या उतना है तो ठीक है, राइट। एक वेट में जो लोग मोटे हैं, राइट, इस मोटे पे आऊँगा मैं, राइट। नॉर्मली ऐसा मास जब आप चलते हैं वो हिल रहा हो तो वो मोटा है अलग से, चलने के बाद रुक गए तब भी वो थोड़ा टाइम लगा रहा है रुकने में, तो मतलब आप मोटे हैं, राइट। तो मोटे का डेफिनेशन यही है। याद रखिए कि कोई इंसान 150 kg का भी हो सकता है लेकिन वो मोटा नहीं है, जैसे पहलवान होता है ना, मसल्स है बॉडी में, राइट। कोई इंसान 50 kg का हो सकता है, मोटा है, उसकी तोन निकली हुई है, राइट। तो मोटे का डेफिनेशन है कि कितना एक्स्ट्रा फैट है जिसको बॉडी को जरूरत नहीं है। तो जो डाइट मैंने आपको बताया वो डाइट एक्स्ट्रा फैट को किल करता है, राइट। तो मोटे पतले का नहीं है, लेकिन उसका वो नॉर्मली मैं बोलता हूँ वेस्ट मेजर करो, वेट नहीं वेस्ट मेजर करो। तो आप देखेंगे व्हेन यू आर ऑन दैट डाइट जो मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक से अभी, तो वेट घटेगा और वेट से ज़्यादा आपका वेस्ट लाइन घटेगा, राइट, एक्सेस फैट घटेगा। ये तो हो गया श्योर टेस्ट, यू मस्ट श्योरली डू दिस टेस्ट। देन देयर इज अनदर काइंड ऑफ टेस्ट कॉल्ड सिंक टेस्ट।
सिंक टेस्ट। सिंक टेस्ट का मतलब ये यूनिवर्सली है, पूरी दुनिया में डॉक्टरों के बीच में कोडिंग है सिंक टेस्ट। कहीं किसी भी देश में, मैं तो हैरान हूँ, किसी भी देश जाता हूँ, मैं मलेशिया जाता हूँ, सिंगापुर जाता हूँ, वियतनाम जाता हूँ, या अबू धाबी या कुवैत, वहाँ पे सिंक टेस्ट के नाम से मशहूर है कि डॉक्टर पहले पैथोलॉजी लॉ को बोलते हैं कि सिंक टेस्ट, यानी कि वो ब्लड लेना है, सिंक में डाल देना है और पेशेंट का रिपोर्ट नॉर्मल लिख के दे देना है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड सिंक टेस्ट, राइट। सो मतलब ये टेस्ट का कोई भी मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है इसको समझिए। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम टेस्ट, पोटेशियम कितना होना चाहिए, 4.1 से लेकर 5.3 के बीच में होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, पोटेशियम कितना है वो इंपॉर्टेंट, ब्लड में कितना पोटेशियम दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, सेल्स के अंदर कितना पोटेशियम है दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि पोटेशियम सेल्स के अंदर जाके, मिनरल सेल्स के अंदर जाके तब काम करते हैं। लेकिन ये ब्लड टेस्ट में हम ये नहीं देख पाते हैं कि सेल्स के अंदर कितना पोटेशियम है, हम सिर्फ ये देख पाते हैं कि ब्लड में कितना पोटेशियम है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई रिपोर्टर बाहर आता है हमारे इस हॉल के बिल्कुल बाहर, और बाहर क्या खाली की भरा इस वक्त, खाली है, तो बोलेगा यहाँ तो कोई लोग ही नहीं आए, राइट। तो वो बाहर देख रहा है, अंदर नहीं देख रहा है। बाहर आता देखता है कि बहुत भीड़ है, तो बोलेगा कि भाई हॉल के अंदर भी होगा, हो तो भीड़ हो, अगर है तो दो कारण हो सकते हैं, या तो दरवाजा नहीं खुला तो भीड़ है, या कोई है ही नहीं, राइट, या तो अगेन लेट मी कम, अगर दरवाजा नहीं खुला तो भीड़ है नंबर 1, या फिर लोग अंदर बैठ गए और जगह नहीं तो भीड़ है। दोनों केस में भीड़ हो सकती है ना, राइट। तो बाहर की भीड़ को देख के आप जज नहीं कर सकते कि अंदर का हाल क्या है, दोनों केस में भीड़ हो सकती है बाहर। तो जो पोटेशियम टेस्ट है, कैल्शियम टेस्ट है, मिनरल टेस्ट है, विटामिन सी टेस्ट है, वो बाहर का हाल बता रहा है, जबकि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज अंदर का हाल क्या है, उसका कोई खास टेस्ट है नहीं अभी, राइट। तो ये सारे टेस्ट मीनिंगलेस टेस्ट हैं, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये सारे टेस्ट पैसा, इस टेस्ट का सिर्फ फायदा उन्हीं को हो सकता है जो टेस्ट कर रहे हैं आपके लिए, आपको नहीं फायदा होगा उसका, राइट। सो मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कई बार कुछ लोग बात करते हैं कितना हमें एक दिन में कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, कितना हमें पोटेशियम खाना चाहिए, कितना विटामिन सी लेना चाहिए, इस टर्म्स में कुछ लोग बात करते हैं। इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। दो एजेंसी है, यूके का है आरडीए, राइट, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, राइट, और यूएसए का आरडीआई, रिकमेंडेड डेली इनटेक, राइट। अब दोनों में देखिए, यूके वाला बोलता है विटामिन डी हर एक का 5 होना चाहिए, यूएस वाला बोलता है 10 होना चाहिए। विटामिन B12 यूके वाला बोलता है 2.5 होना चाहिए, जबकि यूएस वाला उसका 2-3 गुना 6 होना चाहिए। फॉलिक एसिड यूके वाला बोलता है 200 होना चाहिए, जबकि यूएस वाला बोलता है 400 होना चाहिए, राइट। अब आप अंडरस्टैंड कीजिए, क्रोमियम यूके वाला बोलता है 40 होना चाहिए, आपका 40 ही है, बट गलती से आप यूएस के डॉक्टर पास चले गए, वो बोलेगा आपको तो लो क्रोमियम है, आपको तो डायबिटीज का डर है, आपको तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, राइट। आप तो क्रोमियम बढ़ाओ, आपने बड़ी मुश्किल से बढ़ा के 120 कर लिया, बट गलती से इस बार आपका अपॉइंटमेंट यूके वाले के पास हो गया, अरे बाप रे आपका तो डेंजरसली हाई है, हाई में तो किडनी फेलियर होता है, लिवर फेलियर होता है, आप उसको घटाओ, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये दो इंपॉर्टेंट एजेंसी जिनको रेफर करती है पूरी दुनिया, लेकिन दोनों में आपस में कितना कॉन्ट्रडिक्शन है, कैन यू सी दैट। तो व्हेन यू टॉक अबाउट कि कितना परसेंटेज मुझे कैल्शियम चाहिए, कितना परसेंटेज मुझे कार्बोहाइड्रेट चाहिए, दैट इज टोटली मीनिंगलेस, राइट, दैट इज हैविंग नो मीनिंग। द ओनली मीनिंग इज इट इज हैविंग सम बिजनेस मीनिंग। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आप उसको बेचना चाहते हैं, राइट, तो आप बोलेंगे मेरे प्रोडक्ट, मेरे में इतना न्यूट्रिशन, जैसे एमबीए के लोग बोलते हैं, न्यूट्रीलाइट के लोग बोलते हैं, तो उनके लिए मीनिंगफुल, आपके लिए नहीं है। बिजनेस के लिए ठीक है, लेकिन एक्चुअली बॉडी के लिए ठीक नहीं है। सो अब आता है डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं हम। स्टेप 1 डायबिटीज की डायग्नोसिस। देखिए डायग्नोसिस के अगर पैरामीटर देखते हैं, 1979 से पहले वो 280 से ऊपर किसी का ब्लड शुगर होता था तो उसको डायबिटीज बोलते थे। फिर 1979 में ये 200 हो गया, 97 में 126 हो गया, 2003 में ये 100 हो गया, और 2010 के बाद तो ये 3-4 क्राइटेरिया हो गया, मतलब 3-4 जाल हैं, इसमें नहीं फंसेगा तो उसमें फंस जाएगा, उसमें नहीं तो फंसेगा तो इसमें फंस जाएगा, राइट। तो वही पेशेंट डायबिटिक पेशेंट नहीं है जो जाके टेस्ट नहीं करा रहा है, जो टेस्ट करा रहा है किसी न किसी जाल में तो फंसना ही है उसको, राइट। तो इतने सारे पैरामीटर है, विच पैरामीटर यू हैव टू फोकस, कौन से पैरामीटर आप माने। टाइम कम है, शॉर्ट में बता रहा हूं। ये जो पैरामीटर है 1997 ऑनवर्ड्स, इस पैरामीटर का कोई बेसिस नहीं है, मीन्स इसका जो बैकग्राउंड एविडेंस है वो नहीं है, एजम्पशन बेस्ड पैरामीटर्स हैं, इसको छोड़ दीजिए। सिर्फ जो एविडेंस बेस्ड पैरामीटर 1979 वाला है 200, लेकिन जरा वो 200 क्यों है, 201 क्यों नहीं है, 199 क्यों नहीं है, क्योंकि 200 एक ऐसा नंबर है जो सबको याद रहेगा। एक्चुअल जो नंबर अगर मेडिकल जर्नल में जाकर देखेंगे वो 200 ना होकर वो 227 था, यानी कि 227 से कम वाले नॉर्मल, ज्यादा वाले डायबिटीज पेशेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज 1982। बट 227 इज नॉट द नंबर विच यू कैन मेमोराइज, राइट।
लेकिन 227 तब जब आप खून का ड्रॉप देंगे लैब में। लेकिन आप जब लैब में खून देते हैं कहाँ से चेक करते हैं? यहाँ से ना। घर में जब चेक करते हैं कहाँ से करते हैं? जब भी आप फिंगर से चेक करेंगे तो ब्लड शुगर आपका 10% ज़्यादा आएगा। तो 10% ज़्यादा कर दीजिए का 227 का, दैट मीन्स 250। यानी कि पेट भर के खाया, 2 घंटे बाद ब्लड शुगर चेक किया, आप दवा नहीं ले रहे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 250 से नीचे आ रहा है तो यू आर नॉट ए डायबिटीज पेशेंट। आप डायबिटीज पेशेंट है ही नहीं, आप तो ऐसे ही परेशान हो रहे थे, राइट? सो यू आर नॉट ए डायबिटीज पेशेंट। तो जो फिगर है वो 250 का याद रखना है। बीपी में स्टोरी वही है। 1997 से पहले अगर पूछे किसी से बीपी कितना होना चाहिए तो तब बोलते थे 160/100। उसके बाद उसको कर दिया 140/90। अभी कितना है? 120/80। कुछ महीनों में देखेंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो 115/75 हो जाएगा। और तब सिर्फ वही आदमी हेल्दी माना जाएगा जिसने अपना बीपी नहीं चेक कराया। जो भी बीपी चेक कराएगा वो हाई बीपी का पेशेंट ही है, राइट? थैंक यू। बल्कि आजकल आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, उनको 2 टर्म, हाइपर प्री हाइपरटेंशन, या तो बीपी के मरीज हैं या होने वाले हैं, डायबिटीज या प्री डायबिटीज, या तो डायबिटीज का पेशेंट है या होने वाला है। मेडिकल इंडस्ट्री के हिसाब से कोई इंसान हेल्दी है ही नहीं, या तो वो बीमार है या बीमार होने वाला है। बीमार है तो दवाई लो, अच्छा बीमार नहीं तो होने वाले तो भी दवाई लो पहले ही, राइट? सो मेडिकल इंडस्ट्री assumes that no human can be healthy, either you are ill already or you are going to be ill। अच्छा, इन सब में कौन सा वाले को आपको मानना है? 160/100। अच्छा, क्यों मानना है? एक लाइन में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम लिख लीजिए, याद कर लीजिए, कॉकरेन, COCHRANE, कॉकरेन, COCHRANE। कॉकरेन एक ऐसी संस्था है जिसकी ब्रांचेस 130 देशों में है। वो मेडिकल इंडस्ट्री यानी कि ड्रग इंडस्ट्री से स्पॉन्सरशिप नहीं लेती है, वो सिर्फ गवर्नमेंट से स्पॉन्सरशिप लेती है। भारत की सरकार भी स्पॉन्सर करती है, तो वो राइट आंकड़े देती है, राइट? तो आप कॉकरेन में जाएंगे वेबसाइट में, तो वो कॉकरेन की वेबसाइट इंडियंस इजीली एक्सेस कर सकती है, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट उसको पे करती है। COCHRANE, कॉकरेन, कॉकरेन कोलैबोरेशन, राइट? तो कुछ भी डाउट होता है कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए, आप सीधे कॉकरेन में जाइए, तो दैट इज एविडेंस बेस्ड, अनबायस्ड, विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग इंडस्ट्री, राइट? सो दैट सेज 160/100। यानी कि अगर 160/100 से नीचे आपका ब्लड शुगर ऑलरेडी है, लेट्स से 150/90 है, तो आपको दवा नहीं लेनी है, दवा लेने से नुकसान हो जाएगा। और अगर 160/100 से ऊपर है तो दवा से कोई फायदा होने भी नहीं वाला है, राइट? थैंक यू। दैट मीन्स कि दवा आपको लेनी ही नहीं, बट ब्लड प्रेशर को ऊपर रखना है। कैसे लो रखना है? आई एम कमिंग विद इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। सो स्टेप 1 इज डायग्नोस्टिक टेस्ट, स्टेप 2 ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या करना है? ब्लड प्रेशर हाई है, ब्लड शुगर हाई, अब करना क्या है? इसमें क्या, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, रिवाइटल वाइटल, ये सब चीजें हैं, तो पहले तो इन सबको उसी वक्त बंद कीजिए। स्टॉप दैट। अरे कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कोई हो गया तो आप जिम्मेदार होंगे? कोई ऐसा पूछ सकता है मुझे, राइट? अच्छा, आप डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर साहब ये सारी दवाएं, मैं कल गया था सेमिनार में, बोला कि सारी दवाएं बंद कर दो और ये सब कुछ खा लो। डॉक्टर पहले ही बोलेगा कुछ हो गया तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। अब उनसे पूछिए, ठीक है डॉक्टर साहब मैं दवा खाता रहता हूं, अब हुआ तो क्या आप रिस्पॉन्सिबल होंगे? जवाब, अब तो मैं बिल्कुल नहीं होऊंगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, डॉक्टर किसी भी केसेस में रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, राइट? रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक ही इंसान की है, वो है आपकी। यू आर, दैट इज स्टेप। ये पहला ब्रेकफास्ट 12 बजे तक, कुछ और नहीं लेना है फिर, ना दूध, ना दही, ना रोटी, ना सब्जी, ना पराठे, फ्रूट ब्रेकफास्ट, राइट? ना चाय, कुछ भी नहीं। लंच जब भी आप करेंगे, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 में आप वो सारा खाना डालेंगे जो आपका फेवरेट फूड है। पीने की आदत बनाइए, नेवर ईट आफ्टर 8 PM। 8 बजे से पहले आपका बॉडी डाइजेस्टिव मोड में होता है, 8 बजे के बाद आपका बॉडी रिपेयर मोड में होता है। जब बॉडी रिपेयरिंग कर रही है आपके डैमेज का, तब आप बॉडी को बोल रहे हैं रिपेयरिंग छोड़ो, पहले मैंने जो खाना खाया वो काम पूरा करो, तो आप बीमारी से ठीक नहीं हो सकते, राइट? सो दिस इज सिंपल। अब फाइनली स्टेप 3, असेसमेंट, कि ये तो कर लिया, ठीक है भी कि नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं और जो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। इंसुलिन डिपेंडेंट वालों को मैं बताऊंगा 1 मिनट बाद। जो बिना इंसुलिन वाले हैं वो रोज लंच के बाद या ब्रेकफास्ट के बाद या डिनर के 2 घंटे बाद
डिनर के 2 घंटे बाद ठीक रहेगा, खाना खाने के 2 घंटे बाद आप ब्लड शुगर चेक कीजिए, अगर वो बिना दवाई के और इस खाने में 250 से नीचे आ रहा है कंसिस्टेंटली 1 हफ्ते तक, जो कि आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आप डायबिटीज़ के पेशेंट से बाहर निकल गए, राइट। और अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ चीटिंग कर रहे होंगे, गड़बड़ कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं खाते तो है इमेजिनेशन में, मैं डॉक्टर साहब जैसे बोला वैसे ही खाया है, लेकिन वो ख्यालों में खाते हैं, असली में तो वही खाते हैं जो पहले खा रहे थे, राइट। तो ब्लड प्रेशर चेक करना है दिन में एक बार, एक टाइम निर्धारित कीजिए, 5 मैं ब्लड प्रेशर चेक करूंगा अगले 1 हफ्ते तक जो ब्लड प्रेशर की गोलियों पे थे। और अगर ब्लड प्रेशर आपका 160/100 से नीचे आ रहा है, दिस मीन्स कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, दैट इज ओके ब्लड प्रेशर। बट क्या होगा, ये फूड थोड़े दिन में आपका ब्लड प्रेशर और मिनिमाइज करेगा और रिड्यूस करेगा, अल्टीमेटली 140 130 पे जाके जहां बॉडी को लगेगा कि इतना होना चाहिए। हर एक इंसान का बॉडी डिफरेंटली बना है, तो हर एक का ब्लड प्रेशर का जो कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए वो डिफरेंट होगा, एक नहीं हो, हर एक का गोल 120/80 नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आप कार ड्राइव करते हैं, व्हाट इज द सेफ ड्राइविंग स्पीड बताइए, कितना सेफ? 60 है, अच्छा 40, अच्छा मैं ऐसा करता हूं, आपकी गाड़ी इज इट अ सेफ ड्राइविंग स्पीड? Similarly, you cannot fix a number कि 120/80, you cannot. It depends on the circumstance. आपको बॉडी को कितना ब्लड प्रेशर चाहिए। अब यहाँ कोई कुत्ता आ जाएगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा चाहिए कि कमी चाहिए? ज़्यादा चाहिए ना। अब 120/80 से ऊपर नहीं ले जाना, आप तो खड़ी रह जाएंगे ना यहाँ पे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ब्लड प्रेशर बॉडी का काम है रेगुलेट करना, वो आपका काम नहीं है, लेट इट रेगुलेट, राइट। सिमिलरली HbA1c मैंने आपको बताया कि पहले से बेटर होगा या पहले जितना होगा तो काम चल जाएगा। पहले 3 महीने पहले 8 था, आज भी 8 है तो काम चल जाएगा। 8 का 9 हो गया तो चिंता की विषय है, इसका मतलब आपने इस 3 महीने में ठीक से बॉडी का देखभाल नहीं किया। वेट, जो लोग मोटे हैं, मोटे का डेफिनेशन मैंने बता दिया, वो लोग जब इस तरह के डाइट में रहेंगे 1 महीने में उनका 5 to 10% वेट तब तक घटता रहेगा जब तक कि एक्सेस फैट उनका खत्म नहीं हो जाएगा, जिसको फैट को खत्म करने में बॉडी को 2 या 3 महीना लग सकता है, राइट। सो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कितने लोग हैं इंसुलिन वाले यहाँ पे? हाँ, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट मैंने आपको बताया, हर 100 में से कितने लोग ऐसे इंसुलिन वालों में से जो 100 में से जो लोग इंसुलिन की वजह से डेथ होती है? 7%, राइट। इंसुलिन के इफेक्ट से, हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट से डेथ होती है। तो इंसुलिन डिपेंडेंट ये हैव टू बी रियली केयरफुल, और केयरफुल होने के लिए आपको याद रहे, मैंने एक सिंपल फॉर्मूला बनाया आपके लिए, केयर, CARE। जब भी आप इंसुलिन लेंगे, टेपर करेंगे, तो आप CARE फॉर्मूला यूज करेंगे, तो कभी भी हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होगा, इंसुलिन का साइड इफेक्ट कम होगा, और अगर 2-4 दिन में नहीं तो 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर इंसुलिन से छुट्टी भी मिल जाएगी, राइट, अगर आप CARE को फॉलो करेंगे। सबसे पहले C, कैलकुलेशन, कितना इंसुलिन लेना है मुझे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये डिसाइड करना वो डॉक्टर डिसाइड नहीं कर सकता, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो वो लोग जो इंसुलिन ऑलरेडी ले रहे हैं ये उनके लिए, जो तो ले नहीं रहे हैं उनको तो लेने की जरूरत नहीं है, ना सोचने की जरूरत है, वो सीधे इस डाइट पे आ जाएंगे। मैंने बताया था डायबिटीज टाइप 2 विदाउट नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, जो इंसुलिन ले रहे हैं उनको क्या करना है, कितना लेना है। जैसे ही वो इस डाइट पे आने की सोचेंगे, जैसे कल से आप इस डाइट में आएंगे फॉर एग्जाम्पल, राइट, एनी इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट यहाँ, आप कितना इंसुलिन लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, कितना? 40 लेते हैं, राइट। 40, कितनी उम्र है आपकी? 60, राइट। अब देखिए, मान लीजिए इंसुलिन लेते हैं, 60 उम्र है, तो कल से आपने प्लान किया कि यू वांट टू बी ऑन दिस डाइट, वी कॉल इट DIP डाइट। तो कल से आपके बॉडी की इंसुलिन इंटेक डिफरेंट होगी। कितनी? अगर आप 40 ही लेते रहेंगे तो वो हाइपोग्लाइसेमिक हो जाएगा, यू मे बी डेड, क्योंकि जो डाइट ले रहे हैं वो डाइट अपना इंसुलिन बनाता है अबाउट 30, तो डिफरेंस कितना हो गया? 10। तो यानी कि आपको 10 लेना पड़ेगा, ना कि 40। बट वो 10 लेना है या 15 लेना है या 9 लेना, वो कैसे पता चलेगा? देयर इज अ स्मॉल कैलकुलेशन, राइट, दैट कैलकुलेशन लाइक दिस, एज बाई 3 प्लस पेशेंट्स इंसुलिन, प्रेजेंट इंसुलिन बाई 4 डिवाइड बाई 2, राइट। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट मान लीजिए 30 साल का उम्र का है और इंसुलिन 60 लेता है, राइट। सो 30/3 60/, तो पहले 60 लेता था, आप कितना लेगा ये करके? 12.5। क्लियर है ना ये फॉर्मूला? सो पेशेंट का जो एज है और पेशेंट प्रेजेंटली कितना इंसुलिन ले रहा है, इस फॉर्मूले में डालेंगे और एक नंबर आएगा। यानी कि आप उम्मीद करेंगे कि कल से जब मैं इस डाइट पे रहूंगी, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 60 यूनिट, मुझे 12-15 यूनिट से मेरा काम चलने वाला है, क्योंकि बाकी अमाउंट ऑफ इंसुलिन तो बॉडी बना रही, बिकॉज आप एक स्पेशल डाइट पे हैं। क्लियर? अच्छा, अब वो जो 12 या 13 इंसुलिन इस केस में आया, ये कैसे लेना है, हाउ टू टेक इट, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए C के बाद क्या था? A, एडजस्टमेंट।
50% इज लैंटस, 50% वो है जो लॉन्ग एक्टिंग है और 50% शॉर्ट एक्टिंग, यानी कि 12.5 था, 12 मान लीजिए, तो कितना लैंटस होना चाहिए? 6। तो लैंटस नॉर्मली रात को लेना है जो पूरे होल नाइट काम करे, और जो लोग लैंटस वगैरह ऐसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, जो मिक्स लेते हैं वो तो 12 मिक्स करना है और उसको अकॉर्डिंगली लेना है। कैसे लेना है वो बता दूंगा, लेकिन एडजस्टमेंट ये करना है, जो लोग लॉन्ग एक्टिंग शॉर्ट एक्टिंग लेते हैं तो लॉन्ग एक्टिंग आधा, शॉर्ट एक्टिंग आधा, लॉन्ग एक्टिंग वाला रात को, शॉर्ट एक्टिंग वाला पूरे दिन भर में। अब आर रेंज, जो लोग इंसुलिन डिपेंडेंट हैं उनका रेंज होना चाहिए 150 से कम नहीं जाए और 300 से अधिक नहीं जाए, राइट। दिस इज द सेफ रेंज फॉर इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट। ये रेंज क्यों आया, कैसे आया, टाइम होता तो मैं बताता, लेकिन फिलहाल आपको दिमाग में रखना है 150 से नीचे नहीं जाना चाहिए और 300 से ऊपर ना जाए। और जब इस एडजस्टमेंट फॉर्मूले को लगाएंगे तो इसके आसपास ही रहेगा। उसके लिए आपको ई को यूज करना पड़ेगा, इवैल्यूएशन। दिन में 4 बार इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट को अपना ब्लड शुगर मेजर करना है और तभी इंसुलिन लेना है। मैं कई पेशेंट से मिलता हूँ इंसुलिन डिपेंडेंट, वो मेजर ही नहीं करते ब्लड शुगर, कई महीने हो गए, बस डॉक्टर ने फिगर दे दिया, सुबह 15 शाम को 15 बोल लिए जा रहे हैं। वो इतना खतरनाक होता है कि किसी दिन वो सोएंगे उठेंगे ही नहीं, और ऐसा होता है, ऐसा होता है। कभी भी इंसुलिन लेना है, फिलहाल तो कुछ दिन बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। इंसुलिन लेना तो पहले ब्लड शुगर चेक कीजिए, कोई बोलता है मेरे समय नहीं तो इंसुलिन भी मत लीजिए। फिर हाई ब्लड शुगर इज नॉट एज डेंजरस एज लो ब्लड शुगर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लो ब्लड शुगर से कोमा हो सकता है, डेथ हो सकता है, हाई ब्लड शुगर से फिर भी इंसान जिंदा रह सकता है, राइट। तो अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो आदत बनाइए कि पहले आप ब्लड शुगर मेजर करेंगे तो ही इंसुलिन लेंगे। 4 बार, एक बार भी नहीं, 4 बार, राइट। फास्टिंग, खाना खाने के, ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद, लंच के 2 घंटे बाद, डिनर के 2 घंटे बाद। अरे इतना टाइम किसके पास है? मैं भी जानता हूँ कितना टाइम किसके पास नहीं है, तभी तो मैं बोलता हूँ डोंट बी इंसुलिन डिपेंडेंट, need not to be insulin dependent. When you are on this food, within a 1 month or 2 months, you will be free from insulin. And many people have already done it. कितने लोगों ने किया ऐसा है? कुछ लोग, आपने भी किया। खंडेलवाल जी प्लीज खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, जाओ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अरुण जी आइए ऊपर स्टेज। मैं इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ, सिर्फ 1 मिनट आपका लेंगे आप। जैसे आज आप बैठे, आज जनवरी में अरुण जी हमारे इसी सेमिनार में आए थे, ऐसे एक और सेमिनार में जनवरी में, राइट। क्योंकि हम एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हैं, तब इन्होंने अपने बहन का, आपकी उमा जी आई है, कहाँ बैठे? वहाँ बैठी, हाँ। और आप बताइए उस दिन क्या कंडीशन थी, और उस दिन के बाद जो आप कल से करने वाले हैं इन्होंने किया, और आज का कंडीशन। नमस्कार, ये मेरी सिस्टर हैं उमा अरोड़ा। इनकी नवंबर में तबीयत ख़राब हो गई अचानक, और इनको एक्शन बालाजी हॉस्पिटल में हमने एडमिट किया। उन्होंने आईसीयू में 10-12 दिन रखने के बाद में इनको किडनी फेलियर पेशेंट डिक्लेयर कर दिया, और इनका डायलिसिस शुरू कर दिया ट्वाइस ए वीक। और इनका डायलिसिस और इनका उन्होंने पोटेशियम और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हाई बता के हमें डराया। तो क्योंकि मैं डॉक्टर साहब ने पहले ही मुझे ठीक किया है, तो मैं डॉक्टर साहब के पास पहुंचा। मैंने कहा जी आप ऐसे ऐसे करके इस केस को देख लें, और इन्होंने ये केस ले लिया। इन्होंने कॉन्फिडेंटली, पिछले सेमिनार 8 जनवरी में हम मिले थे, 9 तारीख को हम इनकी फरीदाबाद पहुँचे। इन्होंने केस स्टडी किया और इन्होंने कहा कल का डायलिसिस, यानी 10 को जो ड्यू था डायलिसिस, वो लास्ट डायलिसिस होगा। और ये बात इनकी बिल्कुल 100% सही निकली। 10 जनवरी के बाद इनका कोई डायलिसिस नहीं होगा। इनकी मैं डॉक्टर लाल पैथ लैब से 3 रिपोर्ट्स लाया। इनका क्रेटिनिन लेवल जो 6 पे था वो घटते घटते 4.5 पे आ गया। सारे पैरामीटर्स नॉर्मल होने लग गए। ये 30 इंसुलिन पे थी 10 फरवरी तक, और आज ये पिछले 8 दिन से बिना इंसुलिन के हैं। इनकी सारी शुगर और ब्लड प्रेशर और इनकी सारी ओरल मेडिकेशंस डॉक्टर साहब से मिलने के बाद 10 जनवरी को ही हमने बंद कर दी थी, और आज ये पिछले 25 दिन से बिना किसी दवाई के हैं। एंड शी इज़ रिकवरिंग एंड शी इज़ टोटली आउट ऑफ डेंजर। मैं डॉक्टर साहब का बहुत आभारी हूँ। और इससे पहले मैं अपना भी बता दूँ कि मेरे को 2 हार्ट अटैक हो चुके। मैं 5 स्टेंट्स कैरी कर रहा हूँ, और मेरे 2 ऑपरेशंस हुए। मैं योगा करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, और सारी टाइम से दवाइयाँ खाता था और बीमार होता जा रहा था। डॉक्टर साहब की वीडियो देखने का मौका मिला मुझे यूट्यूब के ऊपर। मैंने इनको देखने के बाद मैं अच्छे से समझा, और 8 जून 2015 को शुरू किया मैंने और मेरी मिसेज़ ने। मैं 16 साल से डायबिटिक भी था और 12 गोलियाँ रोज़ लेता था। 1 महीने में मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गई। उसके बाद से हम लोग रेगुलर इस डाइट को लेते हैं, और इसके साथ सब कुछ खाते हैं। हमने कुछ भी, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा नहीं हुआ कि हम बिल्कुल खाली कंदमूल पे ही जिंदा हैं, लेकिन उसके बावजूद अब हमें कोई किसी तरीके की बीमारी नहीं। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सर, थैंक यू। सो दैट इज़ वन एग्जाम्पल। लेकिन ऐसे देखिए, ये जो डाइट है ये कोई मेरा डाइट नहीं है, ये इंसानियत का डाइट है। ये डाइट आप भी किसी को बताएंगे तो भी उतना ही रिकवर करेंगे जितना कि आप मेरे से सुन के करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक और हमारी एक्वेंटेंस हैं संगीता जी, ज़रा एक मिनट खड़े हो जाइए। ये सिर्फ 12-13 दिन पहले मैं इनको जाना और इन्होंने आके बताया ये 25 साल से डायबिटिक हैं, 50 इंसुलिन ले रही थी उस दिन और 10 साल से इंसुलिन पे हैं। मैंने डॉक्टर साहब की दी हुई सारी जानकारी इनके साथ शेयर की। इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत था, ये बोले मुझे इंसुलिन छोड़ना है। आज 12-13 दिन के अंतराल के अंदर इनका इंसुलिन 6 यूनिट के ऊपर आ गया। सारी ओरल मेडिकेशन इंक्लूडिंग जो इनको क्या थायराइड मेडिकेशन वो सारी भी बंद हो गई पहले दिन से, और ये बिल्कुल अच्छा महसूस कर रही हैं। और सिर्फ 6 इंसुलिन अभी इनका है जो मेरे ख्याल से अगले 2-3-4 दिन में बंद हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, लेट मी, आप क्वेश्चन आंसर राउंड पूरा पूछ सकते हैं। अगला 2-3 मिनट में मैं इसको फिनिश करने वाला हूँ, देन यू कैन आस्क क्वेश्चन आंसर राउंड। देखिए यहाँ पे हम इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स पे हैं, उनको कुछ केयर है, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो कई बार इमरजेंसी हो जाता है, लगभग वंस अ मंथ। मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ अगले 1 मिनट में। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, एक का नाम है जय, एक का नाम है वीरू, और दोनों इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हैं, और दोनों का रात का सोने से पहले का ब्लड शुगर है 200, और दोनों ने 10 यूनिट इंसुलिन लिया, और सुबह जब दोनों ने चेक किया तो आया 270। अक्सर आपने देखा कि सुबह का जो नंबर है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू रात का, राइट? क्योंकि जब सुबह होती है तो हमारा लीवर थोड़ा शुगर छोड़ता है तो ब्लड शुगर बढ़ सकता है। अब जय वीरू सोचते हैं कि ब्लड शुगर सुबह 200 आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंसुलिन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी या घटानी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी या घटानी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी, राइट? तो उन्होंने बढ़ा दिया, दोनों ने 5-5 यूनिट बढ़ा दिया, 15, 10 की जगह 15 कर दिया। जब 15 किया तो अगले दिन जब मेजर किया तो जय का तो 200 आ गया 270 से, लेकिन वीरू का 270 की जगह 300 आ गया या 350 आ गया। जितना इंसुलिन बढ़ा रहे हैं उतना सुबह ब्लड शुगर ज़्यादा आ रहा है। अगर ऐसा होता है, इसे कहते हैं सिमोगी इफेक्ट। मतलब इंसुलिन बढ़ा रहे हैं और ब्लड शुगर, ये कैसे होता है इसको मैं आपको समझाता हूँ। बॉल का है, अब देखिए ब्लड शुगर कुछ लोगों का इस बॉल की तरह काम करता है, जितनी तेजी से जितना डीप जाएगा उतना ही ऊपर आएगा, राइट? पिंग पोंग बॉल। तो ब्लड शुगर भी जितना नीचे डिप करेगा आधी रात को उतना ही ऊपर बाउंस करेगा, लाइक दिस बॉल, राइट? तो ब्लड शुगर इज नॉट प्रिडिक्टेबल, इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द अमाउंट ऑफ इंसुलिन यू टेक। कई बार ये भी हो सकता है क्योंकि इंसुलिन ज्यादा ले रहे हैं इसलिए ब्लड शुगर ज्यादा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो इंसुलिन के पेशेंट्स हैं वो किसी न किसी के केयर में करें, डॉक्टर के नहीं, हमारे डायबिटिक एजुकेटर केयर में करें। जैसे अरुण जी एक डायबिटिक एजुकेटर हैं, राइट? तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो डायबिटिक एजुकेटर सक्सेस स्टोरी हमारी बुक है, ये ई बुक मैं आपको मेल कर दूंगा। इसमें हमारे डायबिटिक एजुकेटर्स के पूरे फ़ोन नंबर्स हैं, पूरे जो दिल्ली में अलग अलग जगह पे अलग अलग शहरों में हैं। तो उससे, एंड मोस्ट ऑफ देम आर सोशल, राइट? वो कोई प्रोफेशन नहीं उनका, जैसे मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन है जब मैं इंडिया से बाहर जाता हूँ, इंडिया के अंदर ये सोशल है, राइट? मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। मित्तल जी जरा आइए स्टेज पे, महेश जी आप भी आइए, आशुतोष जी आइए। सो कुछ साल पहले मेरी मुलाकात हुई, जैसे आपसे आज मुलाकात हो रही है। उनमें से मित्तल जी की बात शुरू करता हूँ। आपका भरतपुर से जयपुर तक माइंस का बिजनेस है, राइट? लेकिन जब ये खुद ठीक हुए तो उनका एक मकसद ये भी है कि आपको लोगों को ठीक करना। तो वन डायबिटिक एजुकेटर इनसे मिल सकते हैं आप। अब महेश जी हैं, वो ब्रांच मैनेजर LIC में, और खुद डायबिटिक पेशेंट थे, ठीक हुए, बट नाउ इनका मिशन है ठीक करना। इनका इंटरेस्टिंग है, आप बहुत सारे काम करते हैं, उनमें से एक है नेशनल इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के बिजनेस में है ये। लेकिन आजकल इनका भरपूर टाइम है, क्योंकि जो भी मिलता है तो पहले ये बोलते हैं इंसुलिन नहीं लेना है। तो जाहिर सी बात है, अब बिजनेस के लिए कुछ है नहीं, तो इसी काम के लिए बहुत टाइम मिल गया इनको, राइट? तो जब भी कोई मिलता है तो सबसे पहले बोलते हैं कि इंसुलिन नहीं लेना है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही हिमसेल्फ इज इन इंसुलिन बिजनेस। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हमारे जो डायबिटिक एजुकेटर हैं, राइट, हमारे जो मित्र हैं आसपास के, जैसे अपने खनीलवाल जी, इन सब के अपने अपने बड़े बड़े बिजनेस। एंड फॉर मी इट इज़ नॉट ए प्रोफेशन, इट इज़ जस्ट ए पैशन, जो आपका भी बनने वाला है जब आप इसको एक्चुअली करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।
1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन आज अंग्रेजी की दवा का गुलाम है। इस गुलामी से बाहर निकलना है, वो तभी हो सकता है जब हम और आप मिल के काम करें। सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ द फर्स्ट सेक्शन, राइट। तो पहले सेक्शन का मेरा जो था वो यहीं पे समाप्त होता है। दूसरा सेक्शन है क्वेश्चन आंसर राउंड का। उस सेक्शन से पहले दो बात करना चाहूँगा। कितने लोगों के दिमाग में सवाल वाल हैं क्या क्वेश्चंस? तो आपको क्या करना है, इसका रूल है कैसे क्वेश्चन पूछना है। जिनके तो क्वेश्चन नहीं है उनके लिए तो आसान है, वो बाहर हुंजा टी का मजा ले सकते हैं, राइट। और बाहर आपको एक डीवीडी मिलेगी, वो डीवीडी आप ले सकते हैं। और जिनके सवाल हैं, आपको फीडबैक फॉर्म मिला, उसमें सवाल लिखेंगे और सवाल लिख के उसको फाड़ेंगे और यहाँ पे डब्बा, इस डब्बे में ड्रॉप करेंगे और वो डब्बा मेरे पास आ जाएगा। उसमें से एक एक मैं सवाल उठाऊंगा, आपको जवाब दूंगा। बात कर रहे हैं तो डायबिटीज आँख बंद करके डायबिटीज वाले उठा के फेंक दें, सीधे ही फेंक दें, धीरे धीरे करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी कर रहे हैं। 369 था, राइट। तो मैंने आपको बताया कुछ लोगों को, क्या आप इंसुलिन पे हैं सिर्फ मेडिसिन पे हैं? मेडिसिन पे हैं। कितने समय से? हाउ सिंस हाउ लॉन्ग? 16 ईयर्स। ऐसे में एक काम कीजिए, ये डाइट को बिना प्लेट 2 के एक दिन लेके देखिए। प्लेट 2 एक दिन के लिए मत लीजिए, 24 घंटे के लिए, तब देखिए रीडिंग कितनी आती है। उससे असलियत पता चलेगी प्रॉब्लम क्या है। अगर 362 आ रहा है इसका मतलब कोई और प्रॉब्लम है। इट इज़ नॉट सिंपल डायबिटीज़। सिंपल डायबिटीज़ है तो सुबह 5 बजे 365 362 नहीं आएगा, इसका मतलब कुछ और दिक्कत भी हो सकती है। बट ऐसा नहीं कि वो ठीक नहीं होगा। तो कैसे पता चलेगा? एक दिन के लिए प्लेट 2 मत लीजिए, सिर्फ प्लेट 1 एंड 2 पे पूरे दिन रहिए, फिर अगले दिन सुबह 5 बजे चेक कीजिए और वो जो भी रीडिंग आता है वो मेरे मेल आई डी पर मेल कीजिए। वी हैव ए टीम जो इस तरह के सवाल जवाब को हैंडल करती है, राइट। Năm nay Lâm 41 tuổi. मैं 41 साल का हूँ और मुझे 5 साल से डायबिटीज़ है। Thì bác sĩ मैं nói rồi लीती च्यू हूँ tôi nói और chị phải 70 साल की हूँ। 20 साल पहले जब मुझे पता चला कि मैं डायबिटिक हूँ
तब मैं बहुत रोई थी। मैं न्यू थी बच ह्यू हूँ और मेरी उम्र 59 है। मैं 20 साल से डायबिटिक हूँ। मैं मीट मछली खाए बिना नहीं रह सकती हूँ। जब मैंने पहले दिन ये खाना खाया तो मैं रो पड़ी। मैंने कभी ऐसा खाना नहीं खाया था। जिंदगी की भाग दौड़ में हम अपना ख्याल रखना तो भूल ही जाते हैं। खुद से प्यार करना भी जरूरी है, यह हमें याद ही नहीं रहता। अपने लिए तो हम कभी जीते ही नहीं, बस अपनी आंखों पर इग्नोरेंस की पट्टी बांधकर चलते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम इस वर्कशॉप जर्नी टू रिकवर द बॉडी में इंस्ट्रक्टर की कमांड पर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर गिरते पड़ते चल रहे हैं। इसी तरह जिंदगी में भी हम बार बार ऐसे ही गिरते रहते हैं और एक समय पर अपने ऊपर से विश्वास खो बैठते हैं। विश्वास यानी कॉन्फिडेंस, खुद पर जो अच्छी जिंदगी जीने के लिए बेहद जरूरी है, उसे ही खो बैठते हैं। उस विश्वास को दोबारा पाने के लिए हमें एक लीडर की जरूरत होती है और वो लीडर हमें डॉक्टर विश्वरूप के रूप में मिला। एक ऐसा लीडर जो आपको सिर्फ आपकी काबिलियत के बारे में बताए और आप में कितना पोटेंशियल है उसके बारे में बताए। हम सभी की बॉडी खुद को हील करना जानती है, बस ज़रूरत है माइंड को एजुकेट करने की और उसे यह बताने की कि अपनी बॉडी का ख्याल रखना आपकी पहली जिम्मेदारी है। हमारे बीच डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी एक ऐसे ही लीडर की तरह आए। Và trong trải nghiệm ngày hôm nay, người dẫn đường xuất hiện giống như một cái thông điệp là thầy Bi mang đến cho chúng ta một cái người dẫn đường, hướng dẫn một cái người dẫn đường đã thấy một kết quả. Và cách thật ra thì thức ăn này là chính là cái liều thuốc hữu hiệu nhất cho các anh chị. इस वर्कशॉप के पहले दिन खाना खाकर मैं बहुत निराश, पर तीसरे दिन रिजल्ट देखकर मैं बहुत खुश हूँ। थैंक्स टू डॉक्टर विश्वरूप रॉय। 3 ngày qua मैं 41 साल का हूँ। मुझे 5 साल से डायबिटीज है और अब 3 दिन के बाद मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। पिछले 2 साल से डायबिटीज है। मैं अब किसी दवाई और डॉक्टर पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। मेरी डायबिटीज अब बिल्कुल ठीक हो गई है। यस। I love all people. मेरा नाम हेमंत खान्ना है और मैं 44 साल का हूँ। मुझे यहाँ समय का एहसास ही नहीं हुआ। मुझे लगता है मैंने 44 सालों में पहली बार कोई अच्छी बात सीखी है। मुझे लगता है यहाँ बैठे लोगों की बदकिस्मत खुल गई है। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी हमारे लिए एक नई रोशनी बनकर आए हैं। मैं 63 साल का हूँ। मुझे 18 ईयर्स से डायबिटीज थी। अब मुझे केवल यही रूल्स फॉलो करने हैं: हार्टीनेस, हैप्पीनेस एंड फ्रेशनेस।
Ngày đầu tiên buổi sáng sớm वर्कशॉप के पहले दिन मेरा फास्टिंग शुगर लेवल 254 था, सेकंड डे ये 175 और तीसरे दिन कमाल हो गया 126। मैं 44 इयर्स की हूँ, मुझे अब कोई बीमारी नहीं है। मैंने अपना हॉस्पिटल में चेकअप कराया है। इस डाइट प्लान और लाइफस्टाइल के साथ मैं एक बहुत बेहतर और खुशहाल जिंदगी जी सकती हूँ। तो था 67 साल का हूँ, मुझे पिछले 17 साल से डायबिटीज थी। आई बिलीव अपने आप को हेल्दी रखने का डॉक्टर रॉय चौधरी का ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है और अब मैं बिल्कुल ठीक